सोचो, 13 साल तक तुमने जिस ताकतवर खानदान के लिए जान लड़ा दी, वही लोग तुम्हें पीठ में छुरा घोंप दें, और जब आंख खुलती है तो तुम खुद को उसी खानदान के सबसे छोटे बेटे के शरीर में पाते हो। जिस खानदान ने तुम्हें गोली मारकर खत्म कर दिया था, अब तुम उनके ही घर का हिस्सा हो। इस बार गुलाम बनकर नहीं, बल्कि खून के रिश्ते से। सवाल यह है, क्या तुम उनसे बदला लोगे या उन्हें उनके अपने ही खेल में हरा दोगे? इस कहानी का हीरो वफादार था, चालाक था, उसने सब कुर्बान किया और इनाम मिला एक गोली। मगर मौत उसकी आखिरी मंजिल नहीं थी। किस्मत ने उसे दूसरी जिंदगी दी है, उसी परिवार के बीच जिसने उसे धोखा दिया। भरोसा, वफादारी, परिवार सब नकली निकला, लेकिन अब यह खेल उसके नियमों पर चलेगा। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, यह है ताकत, साजिश और किस्मत से टकराने की कहानी। और यकीन मानो, यहां हर कदम पर जिंदगी और मौत दांव पर लगी है। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां पर हमें एक आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। मैं काम करता हूं सूनियांग कॉरपोरेशन में, जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, जिसका एनुअल रेवेन्यू 300 ट्रिलियन वॉन है और नेट प्रॉफिट है सिर्फ 30 ट्रिलियन वॉन। ये कंपनी ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हेवी इंडस्ट्री, केमिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और फूड प्रोडक्शन हर जगह राज करती है। मैं जो एक छोटे से गांव का लड़का था जो रूरल कॉलेज में पढ़ा था, जब मुझे सूनियांग जैसे बड़े कॉरपोरेशन में एक्सेप्ट किया गया, मेरे फादर ने पूरी फैमिली को बुलाया और मेरे लिए एक बड़ी दावत रखी। और जब मुझे प्रमोट करके ऑफिस ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजी प्लानिंग, जो सूनियांग कॉरपोरेशन का दिल है, वहां भेजा गया, मैं इतना खुश था कि लगा मेरा दिल फटकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जल्द ही मुझे रियलिटी समझ आई। मुझे मिला एक क्लीनर का रोल। क्लीनर जो कंपनी के लिए छोटी मोटी चीजों से लेकर बड़े और गंदे काम तक सब कुछ करता था। वही था मेरा रोल, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं फ्री टाइम में इंग्लिश पढ़ता था, नए बिजनेस प्रपोजल्स एनालाइज करता था। मैं तय कर चुका था कि मैं एक दिन कंपनी का असली एसेट बनूंगा, और मेरी डेडिकेशन ने रंग भी लाई। मुझे पहचाना गया। आज सूनियांग के इस कॉर्पोरेट एम्पायर की रॉयल फैमिली तक सब जानते हैं मैं कौन हूं। साउथ कोरिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ज्यादातर फैमिली ओन्ड होते हैं। इन्हें चेबोल कहा जाता है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं होते, बल्कि एक पूरा एम्पायर होते हैं, जहां एक ही फैमिली हर बिजनेस पर राज करती है। मैं पहला इंसान हूं जिसे वो लोग देखते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, खासकर जब उन्हें छोटी से बड़ी कोई इनकन्वीनियंस हैंडल करनी होती है, तो जॉन वॉकर ही वो इंसान है जिसे वो बुलाते हैं। 13 साल हो चुके हैं और मैं शायद इकलौता आउटसाइडर हूं जो रॉयल फैमिली को अंदर से बाहर तक जानता है। ये दिखाता है कि उन्होंने मुझ पर कितना ज्यादा ट्रस्ट कर लिया है। और अब मुझे देखो, वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि अपना स्लश फंड $700 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में रखा है। जॉन को एक फ्लैशबैक आता है, बॉस, ये लगभग $700 मिलियन है। तुम पूर्वी यूरोप में कुछ दिन लो प्रोफाइल के साथ रहो। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, तुम इसे वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जॉन, सर। बॉस, क्या हुआ? जॉन, क्या ये सच में ठीक है कि इतना ज्यादा फंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो? बॉस मुस्कुरा के कहता है, बिल्कुल जॉन वॉकर, मैं तुम पर अपनी बीवी से भी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं ये फंड दे सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जॉन मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सूनियांग की रूलिंग फैमिली का एब्सोल्यूट ट्रस्ट जीत लिया है, और ये सिर्फ एक नई लाइफ की शुरुआत है। एक ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप में 2 ऑफिसर्स आते हैं। एक ऑफिसर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जॉन, आप जरूर लंबी फ्लाइट के बाद थक गए होंगे। जॉन घबराहट के साथ, क्या ये लोग ईपी से हैं? एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, नाम सुनते ही समझ जाओ, ये वही लोग हैं जो हाई प्रोफाइल आदमियों के आसपास खड़े होते हैं, और अगर तुम उनके टारगेट के करीब भी गए तो तुम्हें जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा। जॉन ने घबराकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक ऑफिसर बोला, सीईओ ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम तुम्हारी रोज के कामों में असिस्ट कर सकें। जॉन हैरान होकर बोला, मदद? मुझे तो लगा था मेरा यहाँ प्लेसमेंट भी टॉप सीक्रेट रखा गया है, कंपनी के अंदर तक किसी को पता नहीं। तभी जॉन एक जानी पहचानी सी आवाज सुनता है, बंदूक चलने की आवाज। मोटा ऑफिसर बोलता है, सीईओ ने साफ हुक्म दिया है कि हम हर कदम पर तुम्हारे साथ रहें, इसलिए बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। दूसरा ऑफिसर कहता है, चलो निकलते हैं। जॉन अपने मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता। क्या तुम लोग मुझे ऐसे धोखा दोगे? 13 साल, पूरे 13 साल मैंने एक वफादार कुत्ते की तरह सूनियांग कॉरपोरेशन की सेवा की, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। अब ये मुझे कचरे की तरह फेंकना चाहते हैं। जिन पर भरोसा किया उन्हीं ने मुझे मारने की साजिश रची। जॉन मोटे ऑफिसर से बोलता है, मुझे 1 मिनट के लिए
सीईओ से बात करने दो, बस 1 मिनट ही काफ़ी है। मोटा ऑफिसर गुस्से में बोलता है। सपना देखना बंद करो, तुम सिर्फ एक छोटे मैनेजर हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। जॉन फिर कहता है, तो तुम लोग उसे फ़ोन करो और कहना कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद चुपचाप गायब हो जाऊंगा। मैं साउथ अमेरिका या यूरोप चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। तब एक मस्कुलर बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है, मिस्टर जॉन, बकवास बंद करो। अगर ज्यादा बोला तो तुम्हारे माँ बाप और बीवी का भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हो रहा है। जॉन कांप कर कहता है, मत मेरे माँ बाप? मोटा ऑफिसर बोलता है, उनकी चिंता मत करो, सीईओ तुम्हारे पेरेंट्स को बड़ा कॉम्पेंसेशन देंगे और तुम्हारी बीवी को अमेरिका भेज दिया जाएगा जहां वो आराम से जिंदगी बिता सके। जॉन अपने मन में सोचता है, झूठ, मुझे उनके तरीके पता है, ये मुझे मार देंगे और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएंगे। मेरी फैमिली को कुछ भी फायदा नहीं होगा। मेरी मौत के बाद मुझे बदनाम किया जाएगा, मेरा सर्विस पे भी नहीं मिलेगा और मेरी फैमिली के ऊपर केस करके मेरे सारे एसेट्स जब्त कर लेंगे, जैसे वो हमेशा करते आए हैं। और अब ये झील, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, मेरी कब्र बनने वाली है। जॉन मोटा ऑफिसर से बोलता है, मुझे मरने से पहले एक बात कहनी है। लेकिन वह अपनी बात खत्म भी ना कर पाया कि मोटे ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। जॉन अपनी आंखें खोलता है एक 10 साल के लड़के के शरीर में। जॉन अपने मन में, होली, ये वही सपना फिर से। 3 महीने हो गए इस शरीर में उठे हुए, पर अभी भी मैं अपनी पिछली जिंदगी के सपने देखता हूं। एक खूबसूरत औरत उससे पूछती है, क्या हुआ डोजुन, तुम ठीक तो हो ना? डोजुन सोचता है, ये मेरी माँ है, एक राइजिंग एक्ट्रेस जो सिर्फ एक मूवी से स्टारडम तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने शादी के लिए एक्टिंग छोड़ दी, मेरे पिता के लिए जो उनके सबसे बड़े फैन थे। एक लड़का कहता है, तुम तो मुर्दा मछली की तरह हिल रहे थे भाई। माँ फिर से पूछती है, दोजुन, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम बहुत फीके लग रहे हो। दोजुन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। दोजुन की माँ कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मी को लगता है तुम अचानक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। दोजुन मुस्कुराता है, ओ रियली? मैं समझता हूँ माँ। दोजुन अपने मन में सोचता है, सच कहूँ तो मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना तुम, या शायद उससे भी ज़्यादा। आज है 26 जून 1987, लगभग 30 साल पहले की बात, जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में मरा था और 3 महीने हो गए मुझे डोजुन जिन के शरीर में जागे हुए, जो कि सूनियांग कॉरपोरेशन के फाउंडर और सीईओ यांगचोल जिन का सबसे छोटा पोता है। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं एक 10 साल के लड़के के रूप में, उसी परिवार के सबसे छोटे पोते के रूप में जिसने मेरे कत्ल का हुक्म दिया था, कहीं एक सुनसान जगह पर। यह सब क्या मतलब रखता है और मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं? अपनी पिछली जिंदगी में मैं सूनियांग का एक आम एम्प्लॉई था, अपनी जी जान लगाकर मेहनत करता था, पर मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह से रॉयल फैमिली से अलग कर दिए गए थे। मतलब ये लोग कभी कंपनी के आसपास भी नहीं आए। जो थोड़ा बहुत सुना था उसके हिसाब से ये सब उनकी शादी की वजह से हुआ था। फाउंडर यांगचोल जिन को अपने छोटे बेटे पर बेहद गुस्सा था क्योंकि उसने एक एक्ट्रेस से शादी कर ली, वो भी सबके डिसएग्रीमेंट के बावजूद। परिवार ने उनकी शादी सिर्फ इसलिए मंजूर की क्योंकि उस वक्त वो एक्ट्रेस मेरे बड़े भाई के साथ प्रेग्नेंट थी, और तब से लेकर आज तक उन्हें सूनियांग के बिजनेस से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। मेरे मन में इन दोनों के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। जब बाकी भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ घटिया टैक्टिक्स यूज कर रहे थे ताकि कॉन्ग्लोमरेट में ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हासिल कर सकें, तब इन दोनों ने, हाँ, मेरे करंट पेरेंट्स ने उस गंदे खेल से दूर हटकर अपनी खुशी का रास्ता चुना। मेरे लिए ये दोनों वाकई ही इज्जत के लायक थे और अब मैं इनका सबसे छोटा बेटा बन गया हूं। क्या ही अजीब किस्मत का खेल है। दोजुन मन में, वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां वापस आऊंगा। 10 एकड़ का प्लॉट, 4 बिल्डिंग्स, 3 फ्लोर ऊपर, 2 नीचे, 50 गाड़ियों की पार्किंग और 415 यार्ड लंबी बाउंड्री वॉल। ये असल में एक पैलेस है। यही वह जगह है जहां यांगचोल जिन रहते हैं, सूनयांग के फाउंडर और सीईओ। मेरी पिछली जिंदगी में यह घर उनके बड़े बेटे योंगी जिन को मिला था जब उनके पिता की मौत हुई थी। यही वह जगह है जहां पर मुझे पहली बार एक्सेप्ट किया गया था सिर्फ घास निकालने के लिए।
लोग आपस में धीरे से, देखो ये लोग आ गए। हम इन्हें देखकर तो बस हंसी ही आती है। दोजुन मन में गुस्से से, मुझे पता था यही होगा। ये नफरत भरी नजर मेरी फैमिली को तो हेलो तक नहीं कर रहे। हाँ। सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर। दोजुन के फादर, हम आ गए। जॉन इंट्रोड्यूस करते हुए दोजुन की फैमिली। ये है दोजुन के अंकल और उनकी वाइफ्स और आंटीज और उनके हस्बैंड्स। ये सब बहुत ही ग्रीडी और ओवर एम्बिशियस लोग हैं। अपने बाप की मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि सून्यांग कॉरपोरेट एम्पायर से जितना हो सके शेयर इनहेरिट कर सके एक लेडी फैमिली से। तुम इतने लेट क्यों आए? मुझे ये मत कहना कि तुम अभी भी खुद को कोई सेलिब्रिटी समझते हो। क्या तुम सुपरस्टार हो जो सबको वेट करवाते हो और लास्ट में एंट्री मारते हो? दोजुन अपने मन में, ये कौन है और इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? दोजुन के फादर, सॉरी, हमें लगा सही टाइम पर आना ठीक रहेगा। वही लेडी, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी भी वही लेजी आदमी हो। दोजुन मन में, रुको, मुझे याद आ गया। ये वही औरत है जिसके नए नए यंग बॉयफ्रेंड्स होते थे हर बार जब मैंने इसे देखा था, जबकि ये लगभग 70 की थी। अब तो ये काफी यंग लग रही है, पर गुस्सा अभी भी वही पुराना टेम्पर है। उफ, उसके लिए जो कुछ मुझे करना पड़ा था वो बहुत ही बुरा था। वही लेडी दोजुन से, अरे क्या तुम हंसे? एक अंकल गुस्से में, तुम्हें ये मजाक लग रहा है बच्चे? सबकी नजर दोजुन पर जाती है। दोजुन स्ट्रेट फेस के साथ, मैं तो हंसा ही नहीं। वही लेडी, मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत? तुम समझते क्या हो अपने आप को? उनकी बात पूरी होने से पहले दोजुन के अंकल तेज आवाज में, बस करो, ये फैमिली गैदरिंग है, तुम क्या कर रही हो? वही लेडी हिचकिचाते हुए, लेकिन ये बच्चा। उसकी बात अधूरी रह जाती है। तभी और ज्यादा तेज शक्तिशाली आवाज गूंजती है, मेरे घर में इतना शोर करने की हिम्मत किसकी हुई? दोजुन अपने मन में, यही है सूनयांग के कॉरपोरेट एम्पायर का असली रूलर। मेरे दादा सूनयांग का एक लेजेंडरी फिगर। उसके अपने बच्चे भी उससे डरते हैं, शायद उससे ज्यादा उसके पैसों और पावर से। वो डरते हैं कि अगर उन्हें शेयर नहीं मिले तो कोई और भाई बहन ले जाएगा। वो डरते हैं अपनी रॉयल स्टेटस खो देने से, और इन सब की वजह है उनका अपना बाप और पावर जो वो होल्ड करता है। यांग चोल जिन आयरन फेस। दोजुन मन में, पहली बार मैं उन्हें देख रहा हूं। दोजुन के पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं, अच्छा लगा आपको देखकर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोजुन मन में, ओह सही, उन्होंने सिर्फ इस शादी को अलाउ किया था क्योंकि मॉम मेरे भाई के साथ प्रेग्नेंट थी। अब समझ आता है सब उनसे इतना डरते क्यों हैं। मिस्टर जिन अपनी आयरन फेस के साथ सीधा दोजुन की आंखों में देखते हैं। दोजुन इन हिज माइंड, इवन मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा है। दादा धीरे धीरे दोजुन के पास आते हैं। पूरा हॉल चुप हो जाता है। मिस्टर जिन, माय गुडनेस, कितना लंबा वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। क्या ग्रैंडडैडी ने तुम्हें नहीं कहा था ज्यादा बार आया करो? मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम नहीं आते। मेरे छोटे लाडले। दोजुन की आंख फटी की फटी रह जाती है। मिस्टर जिन मुस्कान के साथ झुकते हुए, ग्रैंडडैडी के पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है। तुम नहीं जानना चाहते क्या है वो, मेरे लाडले। सब फैमिली मेंबर के चेहरे जम जाते हैं, कुछ शौक में और कुछ गुस्से में। दोजुन मन में, वो व्हाट द हेल, ये सिर्फ मेरे साथ एक्सेसिवली काइंड क्यों हो रहे हैं? एपिसोड की शुरुआत यांग चोल जिन के 66वें जन्मदिन के जश्न से होती है। मिस्टर जिन, चलो अब केक की मोमबत्तियां बुझाते हैं। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है और सब जोर से कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जिन। एक मेहमान मुस्कुराते हुए, वाह क्या शानदार दिन है आज। मिस्टर जिन का बेटा इज्जत से झुकते हुए, जन्मदिन मुबारक हो पिताजी।
मैं दुआ करता हूं कि आपको अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियां मिले। उनके एक पोते ने भी कहा, जन्मदिन मुबारक हो दादाजी। लेकिन उसी भीड़ में दोजुन, उसके पिता और उसका भाई तीनों शांति से खड़े थे, चुपचाप सब देख रहे थे। पार्टी के बीच में किसी की आवाज आई, अरे जरा और खाना ले आओ इस टेबल पर। दोजुन की निगाह अचानक एक तरफ जाती है और जो नजारा वो देखता है उससे उसका दिल कांप उठता है। वो उसकी मां थी जो दूसरों के लिए काम कर रही थी, और उसकी आंटियां उसकी मां को हुक्म दे रही थी। एक आंटी बोली, सोहन, जरा ठंडे पानी का एक गिलास लाओ, फ्रेश होना है। दूसरी बोली, सोहन, ये खाली प्लेट्स हटा दो। और फिर दोनों एक साथ चीख पड़ी, क्या कर रही हो, बस यूं ही खड़ी हो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। दोजुन की मां हल्की हंसी के साथ कहती है, ओके। फिर एक आंटी मेहमानों से मुस्कुराकर कहती है, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। दोजुन का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठता है। वो अपने मन में सोचता है, ये हरामी लोग खुलेआम मेरी मां से नौकरों जैसा काम करवा रहे हैं, जबकि यहां 10 से भी ज्यादा नौकर पहले से मौजूद हैं। सीन शिफ्ट होता है 1 महीने पहले, दोजुन की पुरानी यादों में, जहां उसकी मां उसे प्यार से देखती हुई कहती है, मेरा हैंडसम बेटा। दोजुन। दोजुन अब अपने मन में कहता है, मैं आज भी अजीब सा महसूस करता हूं, एक बिल्कुल अलग इंसान की तरह जिंदगी जीते हुए, लेकिन बस मां के बेशुमार प्यार की वजह से ही मैं इस नए जीवन में इतनी आसानी से ढल पाया हूं। सीन शिफ्ट होता है आज में। आंटियां अभी भी दोजून की मां को काम के लिए कह रही होती हैं। एक आंटी चिल्लाकर कहती है, सियोह्योन, इतनी सुस्त क्यों बनी हो? अगर काम खत्म हो गया है तो जाकर बर्तन धो लो। दोजून की मां झुककर कहती हैं, ठीक है। दोजून अपने मन में सोचता है, मुझे सब्र रखना होगा, मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा और हर हाल में अपनी मां को वो इज्जत दिलाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। दोजून मुड़कर अपने दादाजी की तरफ देखता है और सोचता है, ये लोग मेरी मां के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दादाजी मेरे माँ बाप को तुच्छ समझते हैं। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। मिस्टर जिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या सोचा? तुमने घोड़ा चाहा था ना, तो ग्रैंडडैडी ने तुम्हारे लिए एक घोड़ा ले ही लिया। पसंद आया? दोजून वहां हैरान खड़ा होता है और सोचता है, एक घोड़ा? लगता है दोजून ने पहले दादाजी से कहा होगा कि उसे घोड़ा चाहिए था, इससे पहले कि मैं उसका शरीर ले लेता। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी का बर्ताव मेरे साथ इतना नरम है कि मुझे खुद हैरानी हो रही है। शायद उन्हें थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है कि उन्होंने मेरे पापा को बिजनेस से अलग कर दिया था। ये शादी तो वो आखिरी वक्त तक अपोज करते रहे। अब अगर अपना रुख बदलेंगे तो लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे, इसलिए वो मेरे साथ अच्छे बन रहे हैं। काफी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, कहना पड़ेगा। दोजून अपने मन में, मेरे पास खोने को क्या है, मैं एक बार तो पहले ही मर चुका हूं, तो क्यों ना टेस्ट करूं। दादाजी असल में कितने दयालु बन गए हैं मेरे लिए। दोजून बोलता है, दादाजी। मिस्टर जिन, हाँ? दोजून, मुझे प्लास्टिक वाला घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे एक असली घोड़ा चाहिए। मिस्टर जिन शॉक में, क्या? दोजून आगे कहता है, मुझे वो असली कार पसंद है, ना कि वो टॉय वाली जो वहां पड़ी है। ना ही मुझे वो छोटी बोट चाहिए जो बाथटब में तैरती है। मुझे एक असली वाली बोट चाहिए जो समुंदर में चले। मिस्टर जिन दोजून को देखते हैं। दोजून सोचता है, क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह गया?" मिस्टर जिन पूछते हैं, दोजून, तुम जानते हो रियल का मतलब क्या होता है? दोजून सोचता है, मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक बच्चा क्या जवाब देगा वैसे ही कहना चाहिए। और कहता है, हाँ, जैसे कि
वो चीजें जो आप बनाते हो ग्रैंडपा, आप असली कार, असली बोट और असली टीवी बनाते हो। मुझे वो चीजें पसंद हैं। मिस्टर जिन दोजून के पास आते हैं। दोजून सोचता है, मैं सोच रहा हूं दादाजी, यानी सुनयांग कॉरपोरेशन के सीईओ कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर। क्या मैं उनका टेस्ट पास कर गया? क्या मैं उनके रॉयल फैमिली का वर्थी मेंबर बन सकता हूं? मिस्टर जिन, दोजून, अगर तुम्हें असली चीजें चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है और हो सकता है उससे भी बुरी चीज तुम्हारे साथ हो। पर अगर तुम्हें नकली चीजें पसंद हैं तो ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोजून अपने मन में, भाई, मैंने पिछली जिंदगी में ऑलरेडी अपनी जान दांव पर लगा दी थी और उससे भी ज्यादा बर्दाश्त किया था। मिस्टर जिन कहते हैं, चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें असली घोड़ा चाहिए तो एक कंडीशन है, तुम्हें अपने रिपोर्ट कार्ड में स्ट्रेट एज लाने पड़ेंगे। अगले बर्थडे पर मैं तुम्हारे लिए एक असली घोड़ा ले आऊंगा। दोजून अपने मन में, मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, प्रमोशन के लिए खून पसीना एक कर दिया था, और अब ये आदमी कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में स्ट्रेट ए के लाने हैं। ये तो हलवा है यार। मिस्टर जिन, क्या हुआ? इतने अनश्योर क्यों लग रहे हो? दोजून, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बस इस बात का डाउट है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। पर ठीक है, मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड में स्ट्रेट ए के चाहिए, बस यही ना? मिस्टर जिन मुस्कुराते हैं, हाँ, ग्रैंड डैडी इंतजार करेगा तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड का। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। दोजुन गुस्से में अपनी आंटियों की तरफ देखता है और कहता है, मैं सब कुछ एक एक करके बदल दूंगा। तभी एक आदमी आता है और कहता है, हे बच्चों, मेरे पीछे आओ। दादाजी ने बोला है तुम बच्चे लोग जाकर प्ले रूम में खेलो। दोजुन हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है जहां दो ऑफिसर्स उसे गोली मार देते हैं और उसका बॉस कहता है, ऑफ कोर्स इट इज जॉन वॉकर, मैं तुम पर अपनी बीवी से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। दोजुन सोचता है, यही आदमी मेरे कत्ल के पीछे था। मुझे शांत रहना होगा। मैं अब जॉन वॉकर नहीं हूं, मैं दोजुन जिन हूं। सीन शिफ्ट होता है प्ले रूम में। हमने वही घोड़ा देखा जो दोजुन के दादा ने उसको गिफ्ट किया था। दोजुन का कजन कहता है, लुक, एक घोड़ा। वो दोजुन को धक्का देता है, हट जा रास्ते से, मैं पहले जाऊंगा, समझा? दोजुन अपने मन में सोचता है, कितना बदतमीज और बिगड़ा हुआ है ये। उसका भाई कहता है, मुझे लगता है ये ऐसी ही बदतमीजी का आदत डाल चुका है जैसे हमारी फैमिली के बाकी लोगों ने, तो छोड़ो। दोजुन कहता है, सॉरी, लेकिन इस बार मेरा चुप रहने का कोई इरादा नहीं है। वो उस लड़के की तरफ बढ़ता है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको तमीज सिखाता हूं और साथ ही अपने एंटरप्रेन्योर दादाजी पे एक जबरदस्त इंप्रेशन भी छोड़ता हूं। दोजुन ने अपने कजन गैंगजुन से कहा, यह घोड़ा मेरा है। गैंगजुन बोला, क्या? दोजुन ने कहा, उतर इस घोड़े से, ये मेरा है। गैंगजुन बोला, तो क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बाकी बच्चे दोजुन को देख के हंस रहे थे। आहा हा, इस बच्चे को देखो। दोजुन ने घोड़े को जोर से किक मारी। गैंगजुन का भाई चिल्लाया, मैं मॉम और डैड को बुलाने जा रहा हूं। दोजुन ने शांति से कहा, अम्मा, इसका पैर नीचे फंस गया लगता है। फिर दोजुन ने सीरियस चेहरा बना के कहा, दोबारा कभी मेरी चीजों को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, समझा? गैंगजुन की मां चिल्लाते हुए आई, गैंगजुन, गैंगजुन, ओ ओ माय गॉडनेस, क्या तुम ठीक हो? दोजुन की आंटियां हैरान होकर देखती रह गईं। गैंगजुन की मां रो रही थी। दोजुन अपने मन में, हम, मेरी मां को देखो, कितनी हैरान लग रही है। थोड़ा तो बुरा लग रहा है मुझे।
वही अभी आगे का सोच ही रहा होता है कि गैंगजुन की माँ दोजुन को थप्पड़ मार के चिल्लाई, तुमने मेरे बेटे के साथ ये किया? क्या तुम पागल हो गए हो? फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब वो फिर से थप्पड़ मारने जा रही होती है, तब दोजुन की माँ बीच में आके दोजुन को टाइटली गले लगा लेती है। गैंगजुन की माँ चिल्लाती है, हट जा रास्ते से। सोहयोन कहती है, माफ कीजिए। गैंगजुन की माँ गुस्से में बोलती है, तुम। तभी एक जोरदार आवाज आती है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये मिस्टर जिन थे। गैंगजुन की माँ घबराकर, मिस्टर जिन, मिस्टर जिन, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अभी भी घर के बाहर के मेहमान यहां हैं? तमाशा बंद करो और तुरंत गैंगजुन को हॉस्पिटल ले जाओ। थोड़ा रुक कर। सब लोग चले जाओ, सिर्फ दोजुन यहीं रुकेगा। दोजुन अपनी माँ से, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं माँ। मिस्टर जिन गुस्से में, क्या तुमने सच में ये सब किया? दोजुन, हाँ। मिस्टर जिन तीखी नजर से, क्यों? अपने कजन के साथ इतना खतरनाक काम क्यों किया? दोजुन, क्योंकि वो घोड़ा मेरा था, आपने मुझे गिफ्ट दिया था ग्रैंडपा। दोजुन के दादाजी हैरान होकर, क्या? दोजुन साफ तौर पर, लेकिन गैंगजुन ने मुझे धक्का दिया और बिना पूछे उस पर हक जमाने लगा। मैं बहुत गुस्सा हो गया और मैंने सोचा उसे बर्बाद कर दूं। मुझे ज्यादा बेहतर लगता है उसे खत्म करना, बजाय किसी और के हाथ लगने के। मिस्टर जिन शॉक में, तो तुम चाहते थे कोई तुमसे उसे छीन न ले? दोजुन, हाँ। दोजुन अपने मन में सोचता है, अब देखते हैं वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। दादाजी मुस्कुराते हैं। दोजुन मन में सोचता है, मुझे पता था, मुझे पता था कि यांगचोल जिन अपने पोतों से ऐसे ही एटीट्यूड की उम्मीद रखता है। एक ऐसा एटीट्यूड जो 1 इंच जमीन भी सरेंडर करने से मना कर दे। जैसे किसी सम्राट का राजा अपने दुश्मनों को हर बैटलफील्ड पर हराता है। ये वो क्वालिटी है जो एक किंग के पास होनी चाहिए, हर जंग, हर मैदान जीतने के लिए। मिस्टर जिन, मुझे पता है तुम्हारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उसे चोट लगी है, इसलिए तुम्हें उसके लिए सजा मिलेगी, समझे? दोजुन, हाँ। दादाजी कमांडिंग टोन में, मेरे साथ आओ। दोजुन एक डेविलिश स्माइल देता है। सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस में। दोजुन हैरानी में, ये तो सोयन्यांग के मेन बिल्डिंग के 27वें फ्लोर पे जो सीईओ का ऑफिस है। ऑफिशियली तो वही यांगचोल जिनका काम करने का जगह है, लेकिन असल में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी के लिए, वो यहां होते हैं इस जगह में। ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीधे परिवार से हैं या फिर एफिलेट कंपनियों के प्रेसिडेंट्स। और इसका मतलब है सिर्फ वही यहां आ सकते हैं जो अपनी वर्थ प्रूव करते हैं। मैं तो एक नौकर की तरह सूनयांग फैमिली के लिए मेहनत करता रहा और इस हवेली में हजारों बार आया, लेकिन कभी भी यांगचोल जिनके स्टडी रूम के आसपास भी नहीं जा सका। लेकिन आज मैं यहां हूं अपने नए जिस्म की वजह से। एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर जिन के स्टडी रूम से। वहां दोजुन सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। योंगजुन, जो सबसे बड़े अंकल का सबसे बड़ा बेटा है, मेरे पिताजी की जगह बैठे हुए हैं और वो सिर्फ 20 साल का है। क्या इसका मतलब है कि अंकल योंगी के बाद यही अगला वारिस होगा? मिस्टर जिन कंपनी के मेंबर्स से कहते हैं, ऑलराइट एवरीवन, बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? एक कंपनी प्रेसिडेंट बोलता है, आप जानते हैं वो कितना जिद्दी और अपने फैसलों पर अडिग है। उसका टर्म खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपने आप पोजीशन छोड़ देगा। मुझे लगता है वो एकदम स्ट्रांग स्टांस लेगा। मिस्टर जिन, स्ट्रांग स्टांस, इसका मतलब समझाओ। प्रेसिडेंट जवाब देता है, ऑपोजिशन को फोर्स से दबाना, टू बी प्रिसाइज। मिस्टर जिन, हम मुझे लगा वो पहले ही ऑपोजिशन को दबाता रहा है, तो तुम कह रहे हो कि वो मिलिट्री फोर्स तक इस्तेमाल कर सकता है? प्रेसिडेंट, जी सर,
मिस्टर जिन, मिलिट्री। दोजुन सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? टर्म खत्म होना, सप्रेशन और मिलिट्री, ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं लगता, बल्कि पॉलिटिक्स जैसा लग रहा है। फिर एक और प्रेसिडेंट बोलता है, हमें दूसरे पॉसिबिलिटी पे भी सोचना चाहिए। पूरे देश से 1 मिलियन से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हो गए हैं। अगर वो मिलिट्री डिप्लॉय करता है तो ये नंबर 2 मिलियन तक पहुंच सकता है। दक्षिण कोरिया के इतिहास में डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं जिन्होंने रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी प्रेशर डाला है। तो तुम कह रहे हो कि लोग डरेंगे नहीं? प्रेसिडेंट, उनका गुस्सा आग की तरह है जो हर गुजरती सेकंड के साथ बढ़ रहा है। मर रही आग शायद शक्ति से डरे, लेकिन इस वक्त मिलिट्री तैनात करना बस आग में तेल डालने जैसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये जानता है। मिस्टर जिन, गुस्से में, तो तुम सजेस्ट क्या कर रहे हो? बस वेट करें जब तक एडमिनिस्ट्रेशन खुद एब्डिकेट करे? क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि अगला प्रेसिडेंट अपोजिशन पार्टी से होगा? प्रेसिडेंट, डरते हुए, देयर इज चांस। मिस्टर जिन, टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए, ऑफ कोर्स चांस है, और उतनी ही चांस है कि ऐसा ना हो। तुम बस ऑब्वियस बात कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि टाइम वेस्ट करें ऐसी बातों पर जो मेंशन करने लायक भी नहीं? प्रेसिडेंट, मैं माफी चाहता हूं सर। मिस्टर जिन, चांट करते हुए, वाइस चेयरमैन, बताओ हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? वाइस चेयरमैन, याई यस सर। मिस्टर जिन, औरा के साथ, बताओ कौन है वो? सब चुप। दोजून, अपने मन में, ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे फंसाया था और मेरा मर्डर का ऑर्डर भी दिया था। वाइस चेयरमैन, मुझे नहीं लगता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से एब्डिकेट करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर भी है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को पावर में आए 7 साल हो गए हैं और छोटे बड़े अनेक प्रोटेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट बस थोड़ा बड़ा है यूजुअल से, बस इतना ही। दूसरे मेंबर्स, नर्वसली, मुझे लगता है वो सही कह रहा है सर। सब, आई अग्री। हम 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 2 जून, मन में, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट सिर्फ 3 दिन में ऑफिशियली एब्डिकेट करने वाला है। ब्लू हाउस के पास अब तक कोई प्लान होगा कि वो क्या करने वाले हैं, और सुनयांग कॉर्पोरेशन जो सबसे पावरफुल कॉन्ग्लोमरेट है, उन्हें कुछ भी पता नहीं। ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है। दोजुन बोला, क्या 80 के दशक में कॉर्पोरेशन ऐसे ही चलती थी? चीज, मुझे पता है पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसके आगे झुकना है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कुछ ऐसे इनसाइट्स सुनने को मिलेंगे जो आम एम्प्लॉयज कभी डिस्कस नहीं करते, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स कैसे बिजनेस को फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजाइजेस करते हैं और प्रिडिक्शन बनाते हैं कि दुनिया में कैसे चेंजेस आने वाले हैं, सूनर और लेटर। मिस्टर जिन बोले, बस अब सब डिसमिस, अपने कान खुले रखो और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहो। 2 जून, अपने मन में, पूरी मीटिंग बस ये डिसाइड करने के लिए थी कि कौन से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के आगे चापलूसी करनी है। मिस्टर जिन बोले, तुम अब उठ सकते हो। 2 जून बोला, मेरे पैरों में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा क्योंकि मैं इतनी देर से घुटने टेक के बैठा था। मिस्टर जिन बोले, मुझे तुम पर गर्व है 2 जून। 2 जून, हाँ। मिस्टर जिन, तुम इतनी देर तक घुटने टेक कर बैठे रहे, लेकिन एक बार भी तुमने अपना चेहरा नहीं बिगाड़ा या जरा भी हिले नहीं। बड़े से बड़ा आदमी भी थोड़ा तो हिलडुल जाता है डिस्कम्फर्ट में, लेकिन तुम नहीं हुए। 2 जून बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला इतना टाइम कैसे बीत गया क्योंकि मैं सब सुन रहा था। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? मिस्टर जिन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है अगर तुम्हें बुरा ना लगे 2 जून। तुम अचानक से अलग क्यों बिहेव कर रहे हो? 2 जून, अपने मन में, लगता है पुराना 2 जून अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कभी इतना आउटस्पोकन नहीं होता था, प्रेशर और दूसरों की कॉन्डिसेंडिंग नजर की वजह से। 2 जून बोला, क्योंकि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिस्टर जिन, क्या? 2 जून, मैं अब तक छोड़ता आ रहा था क्योंकि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस
मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सह नहीं सकता। दोजुन अपने मन में, अब प्रिटेंड करने का वक्त है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। काश मैं अब थोड़े आंसू गिरा पाता। दोजुन का दादा उसे गले लगाता है और बोलता है, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोजुन अपने मन में, क्या इसका गिल्टी कॉन्शियंस अपने पोते के लिए जाग रहा है? ठीक है, अब मेरी चांस है जेन्युइन सरप्राइजेस देने का। दोजुन बोला, क्यों ना आप तीनों से दोस्ती कर लें? मिस्टर जिन शॉक में, क्या कह रहे हो दोजुन? तीनों से? कौन? दोजुन, मैंने ओवरहियर किया था जब मैं बैठा हुआ था नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में। क्या प्रेसिडेंट देश का सबसे पावरफुल आदमी नहीं होता? अगर आपको नहीं पता कौन अगला प्रेसिडेंट बनेगा तो क्यों ना तीनों कैंडिडेट से दोस्ती कर ले। आखिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने का मतलब है कि उसके पास काफी पावर है। क्या यह पॉसिबल है? मिस्टर जिन मुस्कुराते हैं। क्यों इम्पॉसिबल होगा? दोस्तों का होना दुश्मनों से ज्यादा अच्छा होता है। मिस्टर जिन हंस के बोलते हैं। हा 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 हा। दोजुन मुस्कुराता है। मुझे लगता है आज के लिए यहीं रुकता हूं। मिस्टर जिन, दोजुन, क्या तुम बाहर जा सकते हो? ग्रैंडपा को कुछ काम है। और योंगजुन को कहना, मैं उससे बात करना चाहता हूं। दोजुन, ओके। और फिर वो बाहर चला जाता है। जब दोजुन निकल गया, मिस्टर जिन ने फोन उठाया और बोले, तीनों को आज से पीछे से सपोर्ट करो। फोन के दूसरी तरफ से आदमी ने पूछा, तीनों कैंडिडेट्स को? मिस्टर जिन, हाँ, तीनों को वीआईपी स्टेटस दो और उन्हें कहना कि मैं चाहता हूं वो शांति से मसले सुलझाएं। आदमी, समझ गया सर। मिस्टर जिन ने फोन रखा, मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी अकलमंद बात एक 10 साल के बच्चे से सुनूंगा। इतने में योंगजुन आ गया। आपने बुलाया था सर? मिस्टर जिन, योंगजुन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, अपने दादा के तौर पर। योंगजुन, ओह, बिल्कुल दादाजी। मिस्टर जिन, मुझे पता है तुमने आज बस सुना और अपनी राय नहीं दी। तुम क्या सोचते हो? योंगजुन, ओह वेल। मिस्टर जिन, मैं तुमसे सुनयांग के सीईओ के तौर पर नहीं, बस दादा के तौर पर पूछ रहा हूं। खुलकर बताओ। योंगजुन घबराकर, मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट इससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट पुलिस और थोड़ी मिलिट्री फोर्स लगाता है तो यह आसानी से दबा दिया जाएगा। मिस्टर जिन, तो मतलब करंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना रूल कंटिन्यू करेगा? योंगजुन, हाँ सर। इसलिए जो करंट प्रेसिडेंट का दोस्त है और नेचुरल हेयर है प्रेसिडेंसी का, वो वक्त के साथ नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा। मिस्टर जिन, समझ गया। तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करके उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। योंगजुन, हाँ हाँ। मिस्टर जिन, सही। योंगजुन चुप हो गया, थोड़ा घबराया। मिस्टर जिन, सोचते हुए, मैं तो बस उसकी पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा था। ये तो मुर्गी की तरह डर रहा है और मुझे 2 जून याद आता है। मिस्टर जिन, बस, मैं सुन चुका हूं, जा सकते हो। मिस्टर जिन कुर्सी पर पीछे झुककर, क्यों सबसे छोटा? योंगजुन दरवाजा बंद करता है। 2 जून उसे देख रहा होता है। मिस्टर जिन, काश ये सबसे बड़ा पोता होता। दोजुन की मां अपने पति से पूछती है, पापा ने तुमसे क्या बात की? दोजुन के पापा जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। मां हैरान होकर, हूं, ससुर जी ने ये कहा? फिर पापा दोजुन को बुलाते हैं। दोजुन कहता है, जी पापा, आज दादा के घर जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे काम की सजा मिल चुकी है। दोजुन, सॉरी पापा। कोई बात नहीं, बस तुम्हें पता हो कि तुम गलत थे। वैसे दादाजी कह रहे थे कि तुम दोनों प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाई करो। सांगझुन, भाई, हैरानी में, प्राइवेट ट्यूटर? पापा, सांगझुन, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें जरूरी नहीं है। और तुम? दोजुन, दोजुन, मुझे प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत नहीं। शायद मैं अपने टीचर को ही पढ़ाने लग जाऊं, लेकिन क्योंकि ये दादाजी की इच्छा है, मैं कर लूंगा। पापा, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। दोजुन, ठीक है,
मैं सीखना चाहता हूँ पापा। ओके, तो मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ, सांगजुन पास आकर कहता है। दोजुन, आज बहुत अच्छा काम किया। दोजुन, क्या? सांगजुन, उस कमीने गांगजुन को रुलाने के लिए। दोजुन मुस्कुराता है, शायद उसका भी उस बेवकूफ से बस हो गया था। जून 29, 1987। एक स्टेट ऑफिशियल कहता है, डियर गुड सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऐसे मुश्किल टाइम में जब कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स जनरेशन से चलते आ रहे हैं, करंट प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोज चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद साउथ कोरिया में प्रेसिडेंटल टर्म 5 साल का डी डे होता है और इसका मतलब है एक नई रेस प्रेसिडेंसी के लिए शुरू होने वाली है। दोजुन सोचता है, मैं सोच रहा हूं अब मेरे ग्रैंडफादर का अगला कदम क्या होगा। दोजुन घर आता है। एक नौकर कहता है, दोजुन, आपके दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। दोजुन, इतनी जल्दी? जब वह गेट पर खड़ा था, अंदर से आवाज आई, तुमने अभी क्या कहा? दोजुन की मां, न मैंने कभी सून्यांग के शेयर लेने की लालच की है, न ही दोजुन के पिताजी ने, और आगे भी कभी नहीं करेंगे। मिस्टर जिन, क्या? मां, हम समझते हैं कि आप चाहते हैं कि दोजुन को सही एजुकेशन मिले और वह बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो, लेकिन उसकी उम्र अभी बस 10 साल है। मैं चाहती हूं कि यह फैसला वह खुद करे जब बड़ा हो। मिस्टर जिन, शायद तुम्हें समझ नहीं आया, सून्यांग के शेयर देने का असली मतलब है तुम्हें फिर से अपने फैमिली में एक्सेप्ट करना। क्या तुम सचमुच यह आखिरी अपॉर्चुनिटी खोना चाहती हो? मां, मैं माफी चाहती हूं, बस चाहते हैं कि हमारा बेटा अपना फ्यूचर खुद चुने। मिस्टर जिन गुस्से में, ओ। दोजुन पीछे से, दादाजी। मिस्टर जिन पिघलते हुए, अरे मेरे छोटे पोते, स्कूल कैसा था? दोजुन सोचता है, ये ओल्ड मैन वाकई मजबूत है, और मां जो कभी दादाजी के खिलाफ नहीं गई, आज मेरी वजह से उन्हें मना कर दिया। मैं सचमुच इमोशनल हो गया। दोजुन, दादाजी आप गुस्से में थे? दादाजी, हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तुम्हारे दादा की आवाज बस थोड़ी ऊंची है और कुछ नहीं। मां, दोजुन, दादा गुस्से में नहीं थे, हम तो बस डिस्कशन कर रहे थे। दोजुन मन ही मन, डिस्कशन? मैं सब सुन चुका हूं, क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? दोजुन, आपको मेरी वजह से बहस करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहूंगा, जैसे मां ने कहा। दोजुन मन ही मन मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, ये लो, जो लोहे का चेहरा हमेशा सबको काबू में रखता था, आज अपने ही पोते से ठुकरा दिया गया। कमाल है। दोजुन ऊंची आवाज में, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक बड़े कॉरपोरेशन का सीईओ बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह, दादाजी। मिस्टर जिन खुशी से, वाह, खून अपनी पहचान दिखाता है। कभी कभी महान गुण एक पीढ़ी छोड़कर अगली में आते हैं। बिल्कुल। मां हैरान रह जाती हैं। मिस्टर जिन, अब क्या कहती हो? अब तुम मना नहीं कर सकती। देखा, खुद दोजुन कह रहा है कि वह एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। मां घबराकर, मैं आपको एक कप और चाय लाकर देती हूं सर। मिस्टर जिन, ठीक है, मगर इस बार उसे दोजुन के कमरे में ले आना। मैं अपने पोते से अकेले में बात करना चाहता हूं। दोजुन सोचता है, ये क्या, मां रो रही थी क्या? क्या इसलिए क्योंकि दादाजी ने उन्हें मेरी लड़की कहा, जैसे वे अपनी दूसरी बहुओं को बुलाते हैं? नाम से तो कभी पुकारते ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के रूम में। ग्रैंडफादर, दोजुन, याद है तुमने कुछ दिन पहले क्या कहा था? दोजुन, नहीं। ग्रैंडफादर, तुम्हें याद है 3 दोस्त के बारे में? दोजुन, 3 पावरफुल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर, हाँ, वही। तुमने उनके बारे में क्या कहा था? दोजुन स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स मुझे याद है। वैसे भी आपका आज यहां आने का असली मकसद वही तो है ना? ग्रैंडफादर, मैंने तीनों को गिफ्ट्स भेजे हैं ताकि उनसे दोस्ती कर सकूं, जैसे तुमने सजेस्ट किया था। दोजुन, ओह,
समझ गया। दोजुन अपने मन में, वाओ, उन्होंने तीनों को ब्राइब भी कर दिया। इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग। ग्रैंडफादर तो काफी इम्पेशेंट निकले। ग्रैंडफादर, लेकिन चीजें लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा रही। आज से तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं रहे। सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वाले मिल गए हैं और वो पहली स्थिति वाले को हराना चाहते हैं। इस वजह से मैं एडवांटेज में हूं, क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक साइड चूज करनी है। दोजुन, ग्रैंडफादर, आप 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हो ना? ग्रैंडफादर, हाँ। तुम सोचो जैसे तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स खड़े हो। दोजुन, अगर सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस मिल जाए तो क्या इसका मतलब है एक तो प्रेसिडेंट बनेगा और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट? ग्रैंडफादर हल्की हंसी के साथ, नहीं, देश में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ही नहीं होता, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। दोजुन, अरे तो फिर थर्ड प्लेस वाले सेकंड प्लेस वाले की हेल्प क्यों करेंगे? आखिर एंड में एक ही प्रेसिडेंट बनेगा और दूसरे के हाथ कुछ नहीं आएगा। मिस्टर जिन, तो तुम कह रहे हो वो टीम अप नहीं करेंगे? दोजुन, मुझे नहीं लगता कि थर्ड प्लेस वाला सेकंड प्लेस की सच में मदद करेगा, क्योंकि उसके पास खुद जीतने का चांस है। हाँ, शायद 10वें या 20वें पोजीशन वाला किसी एक को सपोर्ट करे, लेकिन तीसरी पोजीशन कभी नहीं। उसके पास खुद एम्बिशंस हैं। ग्रैंडफादर शॉक में, आई सी, तो सच में वो कभी साथ नहीं आएंगे। ये बात तो समझ में आई। दोजुन अपने मन में, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से जानता हूं कि वो कभी टीम अप नहीं करेंगे, चाहे दुनिया काफी समय तक ऐसा ही सोचे। मुझे फ्यूचर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव देना है और थोड़ा डाउट क्रिएट करना है। ग्रैंडफादर तो वैसे भी इतने स्मार्ट हैं कि छोटे हिंट से पूरा गेम समझ जाते हैं। मिस्टर जिन अपने मन में, सुनियांग के टॉप मैनेजमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स में से कोई भी अभी तक उनके एक होने पे डाउट नहीं कर रहा। सिर्फ दोजुन ही कह रहा है कि ये दोनों कभी यूनाइट नहीं होंगे। हो सकता है लोग सोचें कि ये सिर्फ एक बच्चे की बात है जो पॉलिटिक्स नहीं समझता, लेकिन उसने इंसान की ग्रीड और एम्बिशन को एक्यूरेटली समझ लिया है। जो वो कह रहा है बिल्कुल भी अब्सर्ड नहीं लगता। ग्रैंडफादर पिघलते हुए, तुम वाकई बहुत स्मार्ट बॉय हो मेरे ग्रैंडसन। सीन शिफ्ट होता है कार के अंदर। दोजुन सोच रहा था उसने अपने करंट पेरेंट्स से क्या कहा था। दोजुन, मैं डांगजिन जाना चाहता हूं। डांगजिन साउथ कोरिया का एक शहर जो पेनिनसुला के वेस्टर्न कोस्ट पे है, और ये देश का इकलौता जगह है जो नॉर्थ समुद्र का सामना करता है। माता पिता हैरान होकर, लेकिन क्यों? दोजुन, टेक्स्ट बुक में लिखा है कि साउथ कोरिया में सिर्फ डंगजिन ही नॉर्थ समुद्र फेस करता है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। दोजुन अपने मन में, यह असली वजह नहीं है, मुझे कुछ कंफर्म करना है अपने असली खुद के बारे में। मुझे चेक करना है जॉन वॉकर के बारे में। सीन शिफ्ट होता है एक स्टोर के सामने। दोजुन एक्साइटमेंट और घबराहट में, यही है मेरे असली पेरेंट्स का स्टोर। अब मैं क्या बोलूं उनसे? अगर गलती से मदर या फादर कह दिया तो? आंखों में आंसू भरकर, माँ पिता दोनों जिंदा हैं और दोनों ठीक हैं। प्रीवियस लाइफ मदर स्टोर के बाहर आती है। हेलो किड, तुम ठीक हो? प्रीवियस लाइफ फादर, अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मदर, यहां एक बच्चा हमारे स्टोर के सामने रो रहा है। फादर, रियली बेटा क्या तुम खो गए हो? दोजुन जल्दी से, नहीं मैं एक्चुअली सोच रहा था ये मेरे दोस्त का घर है। फादर, तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? दोजुन, जॉन। क्या जॉन यहां रहता है? फादर सोचकर, जॉन, मुझे ऐसा कोई बच्चा याद नहीं। मदर, शायद ह्योंजी से पूछे, उसके फ्रेंड्स में कोई जॉन होगा। दोजुन मन में शॉक्ड, ह्योंजी? रुको, नो वे। ह्योंजी कौन है? मदर, ह्योंजी हमारी बेटी है। दोजुन मन में, व्हाट? मेरी प्रीवियस लाइफ में तो कोई सिस्टर या सिबलिंग जिसका नाम ह्योंजी हो कभी था ही नहीं, और ये दोनों जॉन को जानते भी नहीं। मतलब जॉन वॉकर नाम का बंदा
शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। टेबल पर एक अखबार रखा था जिसमें नए चुने गए प्रेसिडेंट की फोटो लगी थी। मिस्टर जिन अखबार देखते हुए, 2 जून बिल्कुल सही था। जब पिछली सरकार ने कुछ महीने पहले इस्तीफा दिया था, तब सभी बड़े कॉरपोरेशन ने एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवारों को सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। लेकिन मुझे 2 जून की बात सही लगी और मैंने ऑपोजिट पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया। 2 जून की राय ने हमारी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया। सीन बदलता है 2 जून के घर। 2 जून भी वही अखबार पढ़ रहा होता है। 2 जून अपने मन में, ये मेरी पिछली जिंदगी से अलग नहीं है, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता क्योंकि जॉन वॉकर की जगह इस जिंदगी में मेरे पुराने माता पिता के घर एक बेटी पैदा हुई है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीजें फ्यूचर में बदल सकती हैं। शायद मेरे दादाजी का मेरे और मेरे परिवार के लिए रवैया बदलना फ्यूचर बदलने की शुरुआत है। अगर फ्यूचर बदल गया तो मेरा सबसे बड़ा हथियार भी बेकार हो सकता है। मुझे 20 साल का होने से पहले सुनयांग कॉरपोरेशन को ओवरटेक करने का सही तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि दादाजी सिर्फ 10 साल बाद बीमार पड़ जाएंगे और अपनी मौत का इंतजार करेंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हासिल करने हैं, चाहे मेरे नाम पर हो या मेरे पिता के नाम पर। तभी मैं अपने अंकल योंगी जिन के साथ सिंहासन की दौड़ में मुकाबला कर पाऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे वो ट्रैजिक कार एक्सीडेंट रोकना होगा जिसमें मेरी पिछली ज़िंदगी में 20वें जन्मदिन से पहले 2 जून जिन की मौत हो गई थी। जब मैं जॉन वॉकर था और जिन परिवार की मेस को ठीक कर रहा था, तब मेरी अपनी फैमिली में और मेरे माता पिता सब एक बड़े कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मैंने उस वक्त इस फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ये फैमिली पहले ही रॉयल फैमिली से अलग कर दी गई थी। इसलिए मुझे उस हादसे की डिटेल्स भी याद नहीं है। लेकिन मुझे अपनी तय मौत रोकनी होगी और अगर मुमकिन हो दादाजी की जिंदगी लंबी करनी होगी। शायद उससे फ्यूचर बदल जाए। 2 जून की माँ आवाज देती है, 2 जून तुम्हें चलना चाहिए। 2 जून ठीक है। 2 जून मन में, चाहे जितना भी सोचूं, मुझे इन उलझे सवालों का जवाब नहीं मिलता। अभी मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, अपने काम और उनके नतीजों को हर दिन देखना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। सीन शिफ्ट होता है सुनयांग होटल में। मिस्टर जिन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेरे लाडले। 2 जून दौड़कर दादाजी के पास जाता है। 2 जून मन में सोचते हुए, धत, मुझे कभी भी इस मासूम बच्चे का नाटक करने की आदत नहीं होगी, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता। मिस्टर जिन, ठीक है, बैठ जाओ। 2 जून अपने मन में, सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं? लगता है दादाजी सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। और सच कहूं तो इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद वो और भी ज्यादा खुश हो गए हैं। 2 जून, दादाजी आप आज बहुत खुश लग रहे हो। मिस्टर जिन को एक फ्लैशबैक आता है। प्रेसिडेंट, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा मिस्टर जिन, बहुत शुक्रिया। मिस्टर जिन, मैं खुश हूं क्योंकि अपने पोते के साथ समय बिता रहा हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई खास खाना या कोई अच्छा खिलौना? 2 जून, ओह, क्या आपको मेरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में पता चल गया? मिस्टर जिन, रिपोर्ट कार्ड? 2 जून मन में, लगता है वो वादा भूल गए, लेकिन अब वो मुझे कुछ भी देंगे क्योंकि मेरी सलाह पर दांव लगाकर उन्होंने जीत हासिल की। सुनयांग अब अगले 5 साल और भी मजबूत पोजीशन में होगी। 2 जून, मुझे सीधे एज मिले हैं और एग्जाम में 100% नंबर। मैं क्लास में अकेला था जिसका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। मिस्टर जिन हंसकर, वाह, ये तो कमाल है, लेकिन माफ करना, आज हम घोड़ा खरीदने नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें देर हो चुकी है। 2 जून मन में, मुझे कोई घोड़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस बहाना बना रहा हूं ताकि मुझे कुछ और कीमती चीज मिले। 2 जून, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे घुड़सवारी करना नहीं आता, विंटर वेकेशन में सीख लूंगा, तब आप मेरे लिए एक हॉर्स खरीद लेना। दादाजी, अगर आपने मुझे रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं बुलाया तो किस लिए बुलाया है? ग्रैंडफादर, तुम्हारी मदद से 2 जून सुनयांग और भी बड़ी हो गई है और अब मैं भी पहले से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। 2 जून, वाह, मतलब आप मुझे घोड़े से भी बड़ा गिफ्ट दे सकते हो। मिस्टर जिन, बिल्कुल, देखते हैं मैं तुम्हें घोड़े की जगह और क्या दे सकता हूं। 2 जून, दादाजी, अगर आप मुझे घोड़ा दोगे तो वो जेजू आइलैंड वाले रैंच में रहेगा ना, लेकिन मैं रोज तो जेजू नहीं जा सकता। साउथ कोरिया की साउथ कोस्ट पर एक आइलैंड है जिसको जेजू आइलैंड बोलते हैं। मिस्टर जिन, सही कहा, तो अब क्या करें? चलो खाना खत्म होने तक सोचते हैं। 2 जून, पहले आप खाइए दादाजी। कोरिया में बड़ों को पहला निवाला देना एक आम रवाज है।
मिस्टर जिन, शायद मुझे तुम्हारे लिए यहीं पास में एक नया रैंच बनाना पड़े। दोजुन अपने मन में, यही तो सुनना चाहता था मैं। मिस्टर जिन, हाँ, मैं तुम्हें एक नया रैंच गिफ्ट करूंगा, तुम जब चाहे वहां जा सकते हो। दोजुन एक्साइटेड होकर, वाह, थैंक यू सो मच ग्रैंडपा। मिस्टर जिन, हाँ 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 हाँ, इतने एक्साइटेड। दोजुन मन में, ये तो बस शुरुआत है। दोजुन, ग्रैंडपा, रैंच कहाँ होगा? ग्रैंडपा, सियोल के उत्तर में वोंडांग नाम की जगह है, वहां एक बड़ा रैंच है, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। दोजुन मन में, नहीं, ये वो जगह नहीं जो मुझे चाहिए। ग्रैंडफादर, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? दोजुन, नहीं, पसंद तो है, लेकिन मैं गंगनमम में रहता हूं और वोंडांग थोड़ा दूर है। मिस्टर जिन विथ लाफ, हा 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 हा, तुम कितने चूजी हो दोजुन, लेकिन गंगनम के आस पास कोई रैंच नहीं है। दोजुन, आप बना सकते हो दादाजी, आप बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। मिस्टर जिन हंसते हुए, हाँ 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 हाँ, तुम्हें पता है सून्यांग की 48 कंपनियों में से 19 मैंने खुद बनाई हैं, बाकी मैंने खरीदी थी, और मैं मानता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर को शुरुआत से खुद क्रिएट करना चाहिए। दोजुन इन हिज माइंड, मैंने तो बस एक रेंच मांगा था, ये बात को कहाँ ले गए? दादाजी, लेकिन मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया नया रैंच बनाने का। मैं चाहता हूं तुम अपनी पहली शुरुआत एक असली मालिक की तरह करो, ये तुम्हारी एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग होगी। मिस्टर जिन आवाज लगाकर, कोई है बाहर? सियोल और ग्योंगी प्रोविंस का नक्शा लाओ। ग्योंगी एक प्रोविंस जो सियोल के पास है। 1 एम्प्लॉई, जी सर। दोजुन एक्साइटेड होकर, सियोल और ग्योंगी का नक्शा। एक एम्प्लॉई मैप ले आता है। मिस्टर जिन मैप देखते हैं और बोलते हैं, चलो देखते हैं दोजुन, तुम्हारी नजर कितनी तेज है, बताओ तुम अपना रांच कहां बनाना चाहते हो? दोजुन सोचता है, आखिरकार मैं तो पूरे देश में मल्टीपल रांच बनाना चाहता हूं। अगर मैं आज ये जमीन ले लूं तो अगले 10 या 20 सालों में इसका वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। ये सूनियांग के शेयर्स की लड़ाई में मेरे लिए एक सॉलिड फाउंडेशन होगा। मिस्टर जिन कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम सेंट्रल सोल या फिर ग्योंगी के डेवलप्ड एरियाज नहीं चुन सकते, वहां रांच बनाना अलाउड नहीं है। दोजुन एक जगह पॉइंट करता है, ये जगह। मिस्टर जिन, हूं, ये तुम्हारे घर से थोड़ी दूर नहीं है। दोजुन, ऐसा है क्या? मिस्टर जिन एम्प्लॉई से कहते हैं, चेक करो इस एरिया में लैंड अवेलेबल है या नहीं, मुझे एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए। एम्प्लॉई, यस सर। मिस्टर जिन, चलो अब खाना शुरू करते हैं। फिर मिस्टर जिन दोजुन से पूछते हैं, वैसे स्कूल कैसा चल रहा है दोजुन, क्या तुमने कोई दोस्त बनाई है? दोजुन, हूं, ओह हाँ, बहुत सारे। दोजुन अपने मन में सोचता है, झूठ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं 40 साल की सोच वाला बंदा हूं, बच्चों से दोस्ती कैसे करूं? तभी एम्प्लॉई डिटेल्स लेकर वापस आता है, सर ये एरिया मोस्टली अनडेवलप्ड ग्रीन जोन है और लिमिटेड डेवलपमेंट जोन के अंदर आता है। यहाँ के गांव वाले क्यूकम्बर और मेलन की खेती करते हैं। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज में गरीब लोग रहते हैं, इसलिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट का चांस फिलहाल बहुत कम है। मिस्टर जिन, अच्छा, इसका मतलब यहाँ रांच बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 40 एकड़ या उससे ज्यादा लैंड अवेलेबल है या नहीं, सर्च करो। एम्प्लॉई, एज योर विश सर। मिस्टर जिन दोजुन को देखकर कहते हैं, दोजुन, ये जो जमीन तुमने चुनी है अभी के लिए तो सिर्फ मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा है, मैं अपनी एज में इसे बाय करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोजुन, क्यों? दादा, क्योंकि इसके वैल्यू को राइज होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, शायद मैं जिंदा न रहूं तब तक। लेकिन तुम अलग हो, तुम जवान हो, तुम 20 या 30 साल बाद का फ्यूचर देख पाओगे। तुम्हारे लिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दोजुन, समझ गया ग्रैंडफादर, मैं याद रखूंगा। दोजुन अपने मन में, 20 या 30 साल? बिल्कुल नहीं, मुझे इतना वेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लैंड सिर्फ 2 साल में बुंडांग बनने वाली है। बुंडांग को इसलिए बनाया गया था
ताकि लोगों को सस्ते घर मिल सकें और सारा दबाव सिर्फ बड़े शहरों पर न पड़े। आज यह दक्षिण कोरिया के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक है। और अब मेरे पास है 40 एकड़ की हाईली प्राइज्ड लैंड इन बुंदांग। एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर जिन के स्टडी रूम से। मिस्टर जिन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं जोंगनो को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन में। जोंगनो योल साउथ कोरिया का एक प्रोविंस है। मिस्टर चोई, जो मिस्टर जिन के दामाद हैं, कहते हैं हाँ सर। मिस्टर जिन की बेटी बोलती है यह सिर्फ पहली कोशिश है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हमारे परिवार का कोई इतने बड़े जिले को रिप्रेजेंट करे तो कंपनी को पॉलिटिकल फायदा होगा। मिस्टर जिन जवाब देते हैं, जोंगनो का रिप्रेजेंटेटिव पहले से ही मेरा वफादार है, मुझे उससे और क्या मिलेगा। तुम सुवोन के रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन लड़ो। सुवोन ग्योंगी प्रोविंस का कैपिटल है, जो प्रोविंस सियोल को चारों तरफ से घेरे हुए है। सुवोन में तुम आसानी से जीत जाओगे बिना एक पैसा खर्च किए, क्योंकि सुनायांग के ज्यादातर प्लांट्स और सब्सिडियरीज वहीं पर हैं। मिस्टर जिन की बेटी, फादर, क्या आप कह रहे हो कि आप उनके लिए पैसा खर्च करना भी नहीं चाहते? मिस्टर जिन, ये तो मिस्टर चोई थे जिन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल बनने का रास्ता छोड़ दिया, जबकि मैंने उनके लिए कांग्रेस रन करने का रास्ता भी बना दिया था। मिस्टर चोई, आई एम सॉरी सर। मिस्टर जिन की बेटी गुस्से में, लेकिन आप जानते हो ना, वो कोई सड़क छाप इंसान नहीं है। वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सबसे सक्सेसफुल लॉयर्स और जजेस पैदा करती है। वो तो बिना हमारी मदद के भी कहीं भी जीत जाएंगे, और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें रिक्रूट करने के लिए तरस रही हैं। मिस्टर जिन मुस्कान के साथ, लॉयर्स और जजेस की फैमिली। मैं ही था जिसने मिस्टर चोई के फादर को चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया अपनी पावर और पैसों से, और मैं ही था जिसने मिस्टर चोई को सीनियर प्रोसिक्यूटर्स बनाया। और क्या तुम जानना चाहती हो क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो सुनायांग कॉर्पोरेशन का वफादार कुत्ता बनकर हमेशा हमारी सेवा करे। मिस्टर जिन बोलते हैं। मिस्टर चोई जवाब देते हैं, हाँ साहब। मिस्टर जिन, लालच मत करो और अपनी बेकार एम्बिशंस को फेंक दो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसे खुशी से एक्सेप्ट करो, और ये पैगाम अपने फैमिली को भी दे दो। अगर तुम अपनी औकात से ज्यादा चाहने लगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर चोई डरते हुए, मैं समझ गया सर। मिस्टर चोई अपने मन में, सिर्फ एक फ़ोन कॉल मेरे फादर इन लॉ का काफ़ी है। मेरा सभी रिश्तेदार जो प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी में है, सबको गांव भेजने के लिए। मिस्टर जिन अपनी बेटी सियोयुन से, सियोयुन, तुमने मेरी एडवाइस के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट स्टोर के साथ खुश रहो। सियोयुन मन में, क्या उन्होंने मेरी स्कीम्स देख ली? मैं अपने हस्बैंड को कांग्रेसमैन बनाकर पॉलिटिकल फुटहोल्ड लेना चाहती थी, और उनके इन्फ्लुएंस से सुनायांग कॉर्पोरेशन के वारिस बनने की रेस में आगे निकलना चाहती थी। सियोयुन बोलती है, आई एम सो सॉरी फादर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जिन, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो और उसमें अपना बेस्ट दो। अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट स्टोर का रेवेन्यू जरा भी गिरा तो मुझे तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। सियोयुन ओके। सीन शिफ्ट होता है। दोजुन स्टडी रूम के बाहर पीना कोलादा पीते हुए मिस्टर जिन से मिलने का वेट कर रहा होता है। दोजुन सोचता है, लगता है मिस्टर चोई और उनकी वाइफ को फिर से लालच के लिए डांटा गया है। सच कहूं तो सियोयुन को फ्रस्ट्रेशन होती होगी, क्योंकि उसके भाई कंपनी के सक्सेसर बनने के लिए ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। मैं उसके सेंटिमेंट समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे इनसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मिस्टर जिन बाहर आते हैं। मिस्टर जिन, ओ मेरे लाडले, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। डोजून, इट्स ओके, मैं वैसे भी एक बुक पढ़ रहा था। मिस्टर जिन, ओह रियली, ये बहुत अच्छी आदत है, हमेशा एक किताब अपने पास रखा करो। दोजुन, हाँ, मैं हमेशा अपने पास एक बुक रखता हूँ। मिस्टर जिन, ये लो। दोजुन, ये क्या है? मिस्टर जिन, तुम्हारी मांगी हुई जमीन का टाइटल टोटल 65 एकड़ है। दोजुन मन में, वाह, ये तो पहले बताए गए 40 एकड़ से 25 एकड़ ज्यादा हो गया। दोजुन, लेकिन आपने कहा था कि आप 40 एकड़ खरीदेंगे। मिस्टर जिन हंसकर, तुम्हें एग्जैक्ट नंबर याद है? इम्प्रेसिव। हाँ। दोजुन मन में, ऑफ कोर्स, नंबर्स एक्यूरेटली याद रखना ही तो बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बेसिक क्वालिटी है। मिस्टर जिन, वो जमीन अलग अलग लोगों के पास थी। 40 एकड़ के आसपास एक अच्छा चंक मिलना मुश्किल था, इसलिए टोटल 65 हो गया। दोजुन मन में, समझ गया, इसलिए 25 एकड़ ज्यादा हो गया। 40 एकड़ 2-3 साल बाद ये अराउंड $11 मिलियन में बिक जाएगा। मिस्टर जिन, आर यू दैट हैप्पी? दोजुन, आई एम। दोजुन मन में, और खुश क्यों नहीं होऊंगा? 1100 स्क्वायर फीट का लग्जरी अपार्टमेंट यूनिट सिर्फ $55,161 में बिकता है। मेरे पास अब 200 से भी ज्यादा फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसा है। दोजुन,
थैंक यू ग्रैंडपा। मिस्टर जिन, यूर वेलकम। दोजुन मन में, फू फू फू, इतनी अफेक्शन दिखाना कुछ भी नहीं है कंपेयर टू $11 मिलियन वर्थ का गिफ्ट जो आपने मुझे दिया है। सीन शिफ्ट होता है 1988 में। 9वां संशोधन लागू होता है और सीधे चुनाव के जरिए चुने गए प्रेसिडेंट अपना पद संभालते हैं। नए प्रेसिडेंट ने 7.7 डिक्लेरेशन दिया, जिसमें 2 कोरियंस के बीच पोटेंशियल मिलाप और यूएस के साथ डिप्लोमेसी में सुधार पर जोर दिया गया। 7 जुलाई 1988 को साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक डिक्लेरेशन किया था। 1972 के बाद पहली बार 38 साल में नेशनल असेंबली ने एडमिनिस्ट्रेशन की जांच की, जिसमें इस दफा ऑपोजिशन पार्टी के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इस दौरान कोरियन इकॉनमी तो ग्रोथ करती रही, लेकिन करेंसी एक्सचेंज रेट गिरकर 601 पर अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। सोल में आबादी के बूम की वजह से हाउसिंग कॉस्ट तेजी से ऊपर चली गई। सरकार ने समझ लिया कि वो रियल एस्टेट प्राइसेस को रोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने 2 मिलियन एडिशनल हाउसिंग यूनिट्स बनाने का प्लान अनाउंस किया, सनबोन, जुगडोंग और प्योंगचोन जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर भी हाउसिंग कॉस्ट 1989 तक लगातार स्काई रॉकेट करती रही। आखिरकार सरकार ने नए प्लान्ड कम्युनिटीज के लोकेशंस डिसाइड किए। बुंदांग और इल्सान ग्योंगी प्रोविंस में सेलेक्ट किए गए। अगर याद हो, बुंदांग वही जगह है जहां दोजुन के पास 65 एकड़ जमीन है। मिस्टर जिन, अनबिलीवेबल। हाकजाइली, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, क्या मैं पूछ सकता हूं ये क्या है सर? मिस्टर जिन हंसकर, हा, क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ वक्त पहले अपने पोते डोजुन के लिए एक रैंच बनाया था? हाकजाइली, यस सर। मिस्टर जिन, यही वही जगह है? हाकजाइली हैरान होकर, क्या वो वही जगह नहीं है जहां वे प्लान्ड कम्युनिटी बनाने वाले हैं? मिस्टर जिन, बिल्कुल। दोजुन का इन्वेस्टमेंट 1 साल में ही 100 गुना प्रॉफिट ले आया। सिर्फ 1 साल में। क्या तुम और भी हैरान होने वाली बात सुनना चाहते हो? मैं तो असल में यहां लैंड खरीदने के खिलाफ था, लेकिन उसने मेरी बात के अगेंस्ट जिद करके ये पीस ऑफ लैंड खरीदा और देखो क्या हो गया। हाँ। मिस्टर जिन मुस्कान के साथ हकजेली की तरफ देखते हैं। मिस्टर जिन, अगर दोजुन एक अच्छा बिजनेसमैन निकला तो उस पर नजर रखना, समझे? अगर मैं कुछ कंपनीज उसे इनहेरिटेंस के तौर पर अलग करके दे दूं, तो मेरे अपने बच्चे उसे छीनने की कोशिश करेंगे। इंश्योर करना कि ऐसा कभी ना हो। हाकजाइली, एज यू विश सर। मिस्टर जिन एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के घर। दोजुन चुपचाप हंसते हुए, फू 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 फू। दोजुन अपने मन में, मेरे अकाउंट में अब $10 मिलियन हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 49 एकड़ बेचे हैं और बाकी जमीन को अभी होल्ड करने का फैसला किया है जब तक प्राइस और ऊपर न चली जाए। मेरे पास कैश और एसेट्स मिलाकर 14 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। दोजुन को फ्लैशबैक आता है जब मिस्टर जिन ने कहा था, ये पैसे तुमने बनाए हैं तो जो चाहो करो इनसे। दोजुन अपना मुंह ढककर हंसते हुए, के ये तो उस 73 करोड़ 7 लाख डॉलर के बराबर है जो मेरी पिछली जिंदगी में थे। उस वक्त दोजुन के पेरेंट्स दरवाजा नॉक करते हैं। पेरेंट्स, दोजुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? दोजुन, श्योर। सब एक साथ बैठ जाते हैं। मॉम, तुम इस पैसे का क्या करने वाले हो? दोजुन, मैंने ग्रैंडफादर से कहा है कि मैं इसे बैंक में रखने वाला हूं। मॉम थोड़ा शक से, रियली? दोजुन अपने मन में, मैं तो बस कह रहा हूं क्योंकि उन्हें टेंशन होगी कि मेरे जैसे छोटे से बच्चे के पास इतना पैसा है। सच्चाई यह है कि मैं इसे बैंक में बिल्कुल नहीं रखने वाला। माँ, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? दोजुन, नॉट रियली। आप मुझे वैसे भी सब कुछ दिलाते ही हैं जो मुझे चाहिए होता है। दोजुन पेरेंट्स से पूछता है, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आप इस पैसे का क्या करना चाहते हो? दोजुन अपने मन में, हूं? ये लोग इतने सरप्राइज क्यों हो गए? दोजुन के फादर खड़े होते हैं और बिना कुछ कहे बाहर चले जाते हैं। दोजुन बस देखता रहता है और सोचता है कि मुझसे क्या गलती हो गई। मॉम दोजुन का हाथ सॉफ्टली पकड़ के कहती है, दोजुन, मुझे लगता है डैड तुम्हारे जवाब से थोड़ा सरप्राइज हो गए।
हम इस पर बाद में दोबारा बात करेंगे। दोजुन, ओके। मॉम अपने हस्बैंड के पास बाहर चली जाती है। दोजुन अपने मन में, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? सोहन, दोजुन की माँ, अपने हस्बैंड के पास आती हैं और कहती हैं, यू नो, दोजुन ने ये सब जेन्युइनली अच्छी नीयत से कहा था, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। दोजुन के फादर अपनी वाइफ सोहन से कहते हैं, बात ये नहीं है कि मैं नाराज हूं या अपसेट हूं, मैं तो असल में एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूं। सच बोलूं तो जब दोजुन ने मुझसे वो सवाल पूछा था, एक पल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मुझे लगा शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन सोचो, एक फादर अपने ही बेटे के पैसे पर नजर रखता जो उसने अपनी समझदारी से इन्वेस्ट करके बनाए। मैं अभी खुद से ही डिस्गस्टेड हूं। सेओयन मुस्कान के साथ कहती हैं, सच कहूं तो इतनी बड़ी रकम के लिए मैं भी तुमसे अलग नहीं हूं। इतने पैसे से तुम, मैं, संगजुन और दोजुन सब एक फॉरेन कंट्री में इमिग्रेट करके आराम से खुश रह सकते हैं। यही मेरा पहला ख्याल था। उस वक्त दोजुन स्टाइलिश पोज में दरवाजे के पीछे खड़ा सब बातें सुन रहा होता है। दोजुन मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, वो दोनों कितने लविंग पेरेंट्स हैं, फैमिली के बाकी लोगों से कितने अलग। एपिसोड की शुरुआत होती है दोजुन के घर से। दोजुन कहता है, आई एम सॉरी फादर। दोजुन के फादर पूछते हैं, किस बात के लिए? मैं नाराज रहो या अपसेट नहीं था, बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था, बस इतना ही। वैसे तुम उस पैसों का क्या करना चाहते हो? दोजुन कहता है, एक चीज है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। दोजुन के फादर हैरान होकर कहते हैं, क्या बनना चाहते हो तुम? दोजुन जवाब देता है, मैं एक ऐसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं जो दादाजी की कंपनी से भी बड़ी हो। फादर जोर से हंसने लगते हैं। दोजुन अपने मन में सोचता है, मैं समझ सकता हूं फादर इतना क्यों हंस रहे हैं। आखिर सुनियांग कॉरपोरेशन साउथ कोरिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है और अपने ही बेटे के मुंह से ये सुनना कि वो इससे भी बड़ी कंपनी का ऑनर बनना चाहता है, नेचुरल है उनके लिए ये प्रिपोस्टरस लगना। फादर कहते हैं, दोजुन तुम्हारे सपने सच में बहुत बड़े हैं। दोजुन कहता है, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। फादर, मेरी मदद? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उतनी कैपेबिलिटीज। हाँ, मैंने यूनाइटेड किंगडम में बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी किया था, लेकिन ज़्यादा टाइम तो मूवीज़ और सिनेमाटोग्राफी में ही लगा दिया था। दोजुन मुस्कुराकर कहता है, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। आपने यूके में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है, मतलब आपके वहाँ के कुछ कोलीग्स तो होंगे जो अभी भी इस फील्ड में होंगे। सीन शिफ्ट होता है सुनियांग कॉरपोरेशन के ऑफिस में। दोजुन का अंकल गुस्से में कहता है, तो तुम कह रहे हो कि उस बच्चे के बैंक अकाउंट में अब $10 मिलियन पड़े हैं और साथ में $7 मिलियन से ज्यादा की जायदाद भी। दोजुन का कजन हैरानी से कहता है, वाह, मुझे तो बहुत जलन हो रही है दोजुन से। सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट से ही उसे हर महीने $7,36,000 मिलते हैं। इतने पैसों में तो गंगनम में हर महीने 20 लग्जरी फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। अंकल अपने बेटे पर गुस्से से चिल्लाता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तेरे दादाजी ने कभी किसी को बिना वजह एक पैसा भी दिया है क्या? एक छोटे से बच्चे को घोड़े के लिए रैंच देना अलग बात है, लेकिन उसके नाम पर सब कुछ खरीदना और उसकी सेल से मिलने वाला सारा प्रॉफिट उसे दे देना, ये बिल्कुल अलग बात है। बताना जरा, क्या ग्रैंडफादर ने तुझे कभी 1 इंच भी जमीन दी है या एक पैसा? यही समझ ले कि ग्रैंडफादर तुझे अपनी नजर में कितना वैल्यूएबल समझते हैं और तू यहाँ बैठकर एक आलसी की तरह उस बच्चे की बैंक के इंटरेस्ट की रकम से जल रहा है। अंकल और गुस्से में, बेवकूफ। दोजुन का अंकल अपने मन में सोचता है, अब मुझे युनगी की फैमिली पर नजर रखनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के घर। दोजुन के फादर युनगी जिन, दोजुन मेरे दोस्त को हेलो बोलो, मैं जिसके साथ यूनाइटेड किंगडम में पढ़ा था। दोजुन सोचता हुआ, उनका दोस्त? दोजुन, ओह हेलो सेह्योन। ओह हे बडी, मैं हूं सेह्योन ओह, तुम्हारे डैड का दोस्त और पावर शेयर्स कोरिया का प्रेसिडेंट। दोजुन सोचता हुआ, सेह्योन ओह पावर शेयर्स कोरिया का प्रेसिडेंट, एक सुपर लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म जो 30 साल बाद $589 अरब एनुअली हैंडल करेगा। सेह्योन, युनगी, क्या मैं तुम्हारे बेटे से प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? दोजुन सोचता हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि डैड इस बंदे के दोस्त हैं। युनगी जिन, दोजुन के फादर। दोजुन, उससे बहुत सारे सवाल पूछना और ध्यान से सुनना। ओके दोजुन, ओके फादर। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के रूम में।
सह्योनो, सो सुना है तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। दोजुन, हाँ। सह्योनो, अपने ग्रैंडफादर की तरह। दोजुन, ओह नहीं, मैं उनसे भी बेटर बनना चाहता हूँ। सह्योन, ओह, तुम साउथ कोरिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन से भी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो। ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है। दोजुन, या एक बड़े ख्वाब जैसा है। सह्योन, ओह, शायद तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से ख्वाहिश मिली है और अपने फादर से बड़े ख्वाब। दोजुन, आप भी किसी बड़ी कंपनी के ओनर हो क्या? सह्योन, ओह, एक तरह से हाँ, लेकिन मेरा काम तुम्हारे ग्रैंडफादर से अलग है। मेरा काम है अमीर लोगों को और अमीर बनाना। दोजुन, तो आप बहुत सारे अमीर लोगों से मिलते होंगे। सह्योन, ओह, बिल्कुल। दोजुन, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो और भी ज्यादा पैसा बनाने में, राइट? सह्योन, क्या? हा 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 हा, मैं यहाँ तुम्हारे फादर के कहने पर आया हूँ तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम मेरे क्लाइंट नहीं बन सकते। दोजुन, क्यों नहीं? सह्योन, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत वेल्थी होते हैं। दोजुन, क्या डैड ने आपको नहीं बताया? मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी $14 मिलियन हैं और बाकी लैंड सेल करने के बाद 7 मिलियन या उससे ज्यादा मिलेंगे। क्या अब ये काफी है आपका क्लाइंट बनने के लिए? दोजुन, अपने मन में, मेरी पिछली जिंदगी में अंडर एज मिलियनेयर्स थे इनहेरिटेंस की वजह से, लेकिन अभी के टाइम पे ये रेयर है और मेरे 14 मिलियन अभी के टाइम में 30 साल बाद के 73 मिलियन के बराबर हैं। 12 साल के बच्चे के पास इतना पैसा होना सच में अजीब है। सह्योन, शॉक में, 14 मिलियन? दोजुन, हाँ, और ईयर के एंड तक और 10 मिलियन हो जाएंगे। दोजुन, एक बुक देते हुए, ये देखो मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान। सह्योन, ओह, क्या ये तुमने लिखा है? सह्योन, ओह, ध्यान से पेज बाय पेज प्लान देखते हैं। दोजुन, पिना कोलाडा पीते हुए सोचता है, देखते हैं पावर शेयर्स कोरिया का प्रेसिडेंट मेरा प्लान देखकर क्या रिएक्शन देता है। सह्योन, ओह, हैरान, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता, वो भी इस उम्र में? दोजुन, सब लोग यही कहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा मैच्योर हूं अपनी एज के हिसाब से। सह्योन, ओह, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि 12 साल का बच्चा ऐसा प्लान लिख सकता है। तुमने ये मेथड्स कहाँ से सीखे? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट फर्म बनाना और उसके थ्रू कोरियन कंपनियों में इन्वेस्ट करना। ये आइडियाज तो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी नहीं सोच पाते। दोजुन, क्योंकि वो न तो किसी बड़े कॉन्ग्लोमेरेट के ओनर के पोते होते हैं और न ही मेरे जैसा बड़ा ख्वाब देखते हैं। मैं 3 साल से हर वीक अपने ग्रैंडफादर से मिलता हूँ। वेकेशंस में अपना ज्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ और उनकी बातें ध्यान से सुनता हूँ। सह्योनो, अपने मन में, मतलब ये सब प्लान्स सूनेयांग के सीईओ यांग चोल जिनने इसे सिखाए, इसका प्लान लार्जली उनसे इन्फ्लुएंस्ड है और ये उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है। सह्योनो, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये सब सिखाया? दोजुन, अपने मन में, बस यही तो मैं चाहता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अगर 12 साल का बच्चा खुद ये सब बनाए तो कोई यकीन नहीं करेगा। मेरा फायदा इसी में है कि सारा क्रेडिट अपने ग्रैंडफादर को दे दूं। दोजुन, हाँ, मैं अभी भी उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ और वो मेरे सामने इंपॉर्टेंट लोगों से भी बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दोजुन के फादर और सह्योन ओहच के दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है। दोजुन के फादर थोड़ा हैरान होकर, क्या बात है, ये उदास चेहरा क्यों है? सह्योन, ओह, तुमने मुझे 14 मिलियन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? दोजुन के फादर, ओह, वो बात, मैं नहीं चाहता था कि तुम उससे मिलने से पहले किसी तरह की गलतफहमी पाल लो। सह्योन, ओह, जो भी हो, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता तो वैसे भी नहीं है। दोजुन के फादर, तो फिर मतलब क्या है तुम्हारा? सह्योन, ओह, गंभीर लहजे में, तुम्हारा बेटा दोजुन कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक जीनियस है। दोजुन के फादर, ओह, सच में? मुझे पता है कि वो होशियार है, लेकिन सह्योन, ओह, बात काटते हुए, तुम समझ नहीं रहे। छोड़ो, मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा, मैं बाद में मिलता हूं। सह्योन, ओह, बिना कुछ कहे निकल जाता है। दोजुन के फादर आवाज लगाते हुए, क्या? अरे सह्योन, थोड़ा रुककर अपने आप से सोचते हैं। दोजुन जीनियस, लेकिन किस मायने में वो ये कह रहा था? एपिसोड की शुरुआत होती है दोजुन के घर से। सह्योन बोलता है, सो तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे साथ कुछ टॉप क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो भी सबसे पहले। ये कमाल की बात है अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है। दोजुन जवाब देता है, हाँ। सह्योन बोलता है, बिल्कुल सही। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लान सीईओ ऑफ सूनयांग के नॉलेज पर बेस्ड है तो ये मेरे बनाए हुए प्लान से कहीं गुना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। लगता है
मैंने अपना बहुत वक्त कचरे में बर्बाद कर दिया। दोजुन अपने मन में सोचता है, ग्रैंडफादर का नाम एक्सक्यूज के तौर पर लेना ही एक तरीका है जिससे मैं सेह्योन को कन्विंस कर सकता हूँ कि वो एक बच्चे की बात सुन ले। सेह्योन बोलता है, मुझे लगता है हम साल के एंड तक अमेरिका में एक इन्वेस्टमेंट फर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तुम उसके अकेले ओनर होगे और मैं फंड्स वहाँ रखूँगा जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि क्या करना है। और हाँ, कंपनी चलाने का जो भी खर्चा होगा वो तुम्हारी पैसों से होगा। दोजुन रिप्लाई करता है, जो करना है करो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। वैसे मुझे एक और फेवर चाहिए। सेह्योन बोलता है, फिर से? देखना है इस बार तुम मुझे कितना हैरान करोगे। दोजुन मुस्कुराता है और सेह्योन रूम से बाहर निकल जाता है। सेह्योन दोजुन का फादर पूछता है, क्या हुआ सेह्योन? क्या दोजुन ने कोई बदतमीजी की? सेह्योन दोजुन के फादर के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, तू लकी बास्टर्ड है ब्रो, मैं तुझे देखकर जलता हूँ। दोजुन का फादर, क्या बोल रहे हो तुम? सेह्योन ओह बोलता है, मैं दोजुन की इन्वेस्टमेंट में मदद करूंगा जैसे मैंने तुझे बताया था, लेकिन वो सिर्फ $7 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। दोजुन का फादर, $7 मिलियन? लेकिन उसके पास तो टोटल 10 मिलियन है, बाकी के 3 मिलियन का क्या? सेह्योन बोलता है, उसने कहा वो एक मूवी स्टूडियो बनाना चाहता है। दोजुन का फादर शॉक में, क्या? सेह्योन बोलता है, वो चाहता है कि तुम उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी बनो। दोजुन के फादर के चेहरे पर शॉक का एक्सप्रेशन आता है। सेह्योन अपने दिमाग में सोचता है, साउथ कोरिया में एक मूवी बनाने का एवरेज कॉस्ट अभी तकरीबन $1,10,765 है, तो $3 मिलियन से कम 10 मूवीज बन सकती हैं, और अगर और इन्वेस्टर्स जुड़ गए तो और भी ज्यादा, इवन आफ्टर एडिशनल कॉस्ट। सेह्योन बोलता है, दोजुन अपनी एज के हिसाब से बहुत ही मैच्योर है और सुनना चाहता हूँ उसने क्या बोला। उसने कहा कंपनी पहले खोल दो, क्योंकि अगर उसने तुम्हें डायरेक्टली पैसे दिए तो तुम डेफिनेटली ये काम नहीं करोगे। अगर कंपनी खुल गई तो तुम्हें मजबूरन पोजीशन एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और तुम्हें ही उस कंपनी को रन करना होगा। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर जिन के घर। मिस्टर जिन बोलता है, कौन? हक्सेली बोलता है, सेह्योन वो पावर शेयर्स के कोरियन ब्रांच का प्रेसिडेंट है। मिस्टर जिन बोलता है, पावर शेयर्स? क्या वो मनी हैंडलर्स नहीं है? मुझे नहीं पता था कि युनगी उसका दोस्त है। हक्सेली बोलता है, दरअसल वो दोनों यूनाइटेड किंगडम में साथ पढ़ते थे। मुझे मानना पड़ेगा मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे लगा वो बस पैसे बैंक में रखेगा और इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, जो खुद भी छोटी चीज़ नहीं है, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक इतना छोटा बच्चा एक इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ काम करेगा। मिस्टर जिन बोलता है, हक्सेली तुम इस आदमी से मिलो और देख कर आओ कि वो क्या कर रहा है। ये पक्का करो कि वो कोई कॉन मैन तो नहीं जो दोजुन के पैसों के पीछे हो। हक्सेली रिप्लाई करता है, अंडरस्टूड। वो झुककर रूम से निकल जाता है। मिस्टर जिन अपने आप से बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी लगा था वो पैसों को बस बैंक में रखेगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहता है। लगता है जैसे उसने मुझसे ही सीखा हो कि कभी सिर्फ बैंक इंटरेस्ट पर सेटल नहीं करना। अगस्त 1989 में 20 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर्स ने अपने हाथ जोड़कर एक ह्यूमन चेन बनाई जो 3 बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के अक्रॉस फैल गई। इसे बाल्टिक वे कहा गया। उनकी डिमांड थी डेमोक्रेटाइजेशन और यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस। उसी साल के ऑटम में जब साउथ कोरियंस हंगावी, जो चुसोक भी कहलाता है, एक कोरियन हॉलीडे जो थैंक्सगिविंग जैसा है, सेलिब्रेट कर रहे थे, हंगेरियन गवर्नमेंट ने अपनी वेस्टर्न बॉर्डर खोल दी, जिससे वेस्ट जर्मन्स का एक बड़ा इन्फ्लक्स कंट्री में आया। दोजुन अपने मन में सोचता है, यह थी ईस्टर्न ब्लॉक के गिरने की शुरुआत। जब सब लोग ईस्टर्न यूरोप में चल रही हलचल पर ध्यान दे रहे थे, मेरा फोकस न्यूयॉर्क यूएसए में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म एस्टैब्लिश करने पर था। कुछ रिविजन्स के बाद मैंने कंपनी के 98% शेयर्स अपने नाम किए और 2% सेह्योन और उसके कोलीग्स के। और 3 नवंबर 1989 को मैं और सेह्योन न्यूयॉर्क में थे। दोजुन बोलता है, सो दिस इज माई ओन कंपनी। सेह्योन बोलता है, सॉरी, ये एक पुरानी बिल्डिंग है, मैं तुम्हारे पैसे किसी बेकार चीज पर वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए सबसे सस्ती बिल्डिंग ढूंढी जो मिल सकती थी। दोजुन अपने मन में सोचता है, पुरानी, सस्ती? मेरी नज़र में तो यह बिल्डिंग खुद सूरज से भी ज़्यादा चमक रही है। सेह्योन बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। दोजुन अपने मन में सोचता है, ऑफ कोर्स मैनहट्टन, जो दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस है, उसमें यह बिल्डिंग शायद दूसरों के मुकाबले सस्ती हो। मैंने कंपनी का नाम रखा मिरेकल इन्वेस्टमेंट्स, पर सेह्योन को यह नाम पसंद नहीं आया क्योंकि उसके लिए यह बहुत सिंपल था, लेकिन मेरे लिए अलग था क्योंकि मैं इस कंपनी के थ्रू असल के मिरेकल्स परफॉर्म करने वाला हूँ। मेरी पहली कंपनी, ये बनेगी उस एम्पायर का बेस जो मैं खड़ा करूँगा, जिससे मैं आखिरकार सूनायांग को निकल जाऊँ। सेह्योन के कोलीग्स कहते हैं,
हे जेम्स, इट्स सो गुड टू सी यू। फिर उनकी नज़र दोजुन पर पड़ती है। सेह्योन बोलता है, ओह मैं भूल ही गया, प्लीज़ वेलकम द CEO ऑफ द कंपनी। दोजुन, ये तुम्हारे लिए काम करने वाले एसेट मैनेजर्स हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में थोड़ा बताया है। एक कोलीग बोलता है, हेलो, प्लीजर टू मीट यू। दोजुन रिप्लाई करता है, द प्लेजर इज ऑल माइन, आई एम दोजुन जिन, मैं आपसे सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सेह्योन हैरान होकर पूछता है, मुझे नहीं पता था दोजुन कि तुम्हें इंग्लिश आती है। दोजुन बोलता है, मैं अपने स्पेयर टाइम में खुद ही स्टडी करता था। सेह्योन बोलता है, चीज़ मतलब तुम्हें कोई प्राइवेट ट्यूटर ने नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश तो परफेक्ट है। दोजुन अपने मन में बोलता है, ऑफ कोर्स, मेरी पिछली ज़िंदगी में मुझे रैंक्स में ऊपर जाने के लिए अपनी जान लगानी पड़ी थी। मैं इतना डेस्परेट था कि उन वेल एजुकेटेड बास्टर्ड से बेटर बन जाऊं, कम से कम फॉरेन लैंग्वेजेस में। काम के बाद काउंटलेस घंटे मैंने सेल्फ स्टडी में लगाए, उन्हीं में से एक लैंग्वेज थी इंग्लिश। दोजुन बोलता है, सॉरी अगर मैंने सीधा बिजनेस की बात छेड़ दी, लेकिन एक कंपनी है जिसे मैं चाहता हूं तुम इन्वेस्टिगेट करो। सेह्योन हैरान होकर बोलता है, क्या? ठीक है, यूं ही टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। कौन सी कंपनी है वो? दोजुन बोलता है, मार्टिन बेल। सेह्योन शॉक में, क्या मार्टिन बेल? दूसरे लोग ऑफिस में विस्पर करते हैं, मार्टिन बेल? वेट, क्या वो मार्टिन कंप्यूटर्स का ओनर नहीं है? दोजुन मुस्कुराता है। दोजुन बोलता है, यस, वही होगी पहली कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। बस 12 साल की उम्र में मार्टिन बेल ने एक स्टैम्प सेल्स सिस्टम बना लिया था, जिसमें बायर और सेलर सीधे एक दूसरे से डील कर सकते थे। यह सिस्टम बायर और सेलर दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि इसमें वो बड़े बिडिंग फीस से बच जाते थे। यह सिर्फ शुरुआत थी उसके कई बिजनेस वेंचर्स की। मार्टिन ने कई इंडस्ट्रीज में इसी तरह के डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल किए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया और कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट से मोटा पैसा छापा। मेरी पिछली जिंदगी में जब उसने मार्टिन कंप्यूटर्स बनाया, तब भी उन्हीं बिजनेस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से एक बना दिया। सेह्योन पूछता है, मार्टिन बेल और मार्टिन कंप्यूटर्स के बारे में तुम्हें पता कहाँ से चला? दोजुन रिप्लाई करता है, मैंने सुना था उसने 12 साल की उम्र में स्टैम्प्स बेचकर $2000 बनाए थे और हाई स्कूल में न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शंस बेचकर और भी ज्यादा कमाया। वो लड़का सच में बिजनेस के लिए स्किल्स रखता है। सेह्योन बोलता है, आर यू टेलिंग मी तुम बस उसकी चाइल्डहुड स्टोरीज पे भरोसा करके इन्वेस्ट करना चाहते हो? दोजुन रिप्लाई करता है, वो मेरी एज में इतने पैसे कमा रहा था जबकि उसके पास कोई रिच ग्रैंडफादर नहीं था जैसे मेरे पास है। मुझे लगता है अगर हम उसके साथ काम करें तो प्रॉफिट होगा। सेह्योन अपने कॉलीग्स से, तुमने सुना, जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्टिन कंप्यूटर्स और उसके फाउंडर मार्टिन बेल के बारे में मिल सकती है, ले आओ। 3 days later. दोजुन सोचता है, एक बिजनेस मीटिंग बर्गर जॉइंट में। सेह्योन बोलता है, दोजुन, इसका बहुत ही कम चांस है कि मार्टिन कंप्यूटर्स हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करेगा। दोजुन रिप्लाई करता है, सही, क्योंकि दूसरे लोग पहले ही $30 मिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं उसकी कंपनी में। सेह्योन बोलता है, मुझे पता था अगर हमने पिछले साल उससे कांटेक्ट किया होता तो शायद वो हमारे साथ काम करना चाहता। हर अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग और थोड़ी लक दोनों चाहिए। दोजुन सोचता है, हमें पता होना चाहिए कब एंटर करना है और कब एग्जिट मारना है। लगता है हमने टाइमिंग मिस कर दी। सेह्योन बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, और देखो उसने हमें कहाँ बुलाया है, एक बर्गर जॉइंट में। इसका मतलब है कि उसके लिए ये मीटिंग बस एक लाइट और नॉर्मल सी लंच मीटिंग है, और अपॉइंटमेंट लेना भी कितना मुश्किल था। एक आदमी बोलता है, मिस्टर, ओह इस तरफ। दोजुन सोचता है, ये वही आदमी है जो 27 साल की उम्र में सबसे कम उम्र वाला इंसान बनेगा, जो 500 वेल्थिएस्ट लिस्ट में आएगा, और 34 साल की उम्र में US के टॉप 5 अमीर लोगों में होगा, $21.4 मिलियन की नेटवर्थ के साथ। सेह्योन बोलता है, क्या आप मिस्टर बेल हैं? मार्टिन रिप्लाई करता है, हाँ मैं मार्टिन बेल हूँ। वैसे ये कौन है? सेह्योन रिप्लाई करता है, ओह इसे आपका फैन समझ लीजिए मिस्टर बेल। मार्टिन हंसता है, मेरा फैन? मुझे खुशी हुई, तुम मुझे मार्टिन बुला सकते हो। सेह्योन, श्योर मार्टिन, मैं जेम्स हूँ बाय द वे। मार्टिन बोलता है, ओके चलो बिजनेस की बात करते हैं।
मुझे 15 मिनट में ऑफिस वापस जाना है। सहयोन, ओ राइट, हमारी कंपनी मिरेकल इन्वेस्टमेंट्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है इन द अमाउंट ऑफ। मार्टिन बीच में बोलता है, सॉरी, नो थैंक यू, हमें ऑलरेडी बहुत पैसा मिल चुका है। दोजुन सोचता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था ये सच है, उसने अभी रिसेंटली $30 मिलियन की फंडिंग उठाई है। सहयोन बोलता है, हमें पता है, लेकिन मैं सोच रहा था आपको एक इरेजिस्टिबल ऑफर से कन्विंस करूं। मार्टिन रिप्लाई करता है, जेम्स, मुझे सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए जितना मेरी परफेक्ट बिजनेस प्लान के हिसाब से कंपनी एक्सपैंड करने के लिए ज़रूरी है। मैं प्रॉफिट कमाकर और पैसा बना सकता हूँ। मैं एडिशनल शेयर्स इशू करके पैसा नहीं उठाता, सिर्फ बेवकूफ़ ऐसा करते हैं। दोजुन बोलता है, मार्टिन, ओ रुको, क्या मैं भी तुम्हें मार्टिन बुला सकता हूँ? मार्टिन रिप्लाई करता है, श्योर बडी। दोजुन बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ जिस पर तुम अपने बचपन में चले थे, और फ्यूचर में उसी रास्ते पर चलूंगा जिस पर तुम अभी चल रहे हो। मार्टिन रिप्लाई करता है, रियली, ये काफ़ी बड़ा ड्रीम है। मैं कॉकी नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। दोजुन बोलता है, मैं भी बाकियों से अलग हूँ, एक्चुअली तुमसे भी अलग। मार्टिन कन्फ्यूजन में, हाँ। दोजुन बोलता है, तुम्हारे पास 12 साल की एज में $2000 थे स्टैम्प सेल्स से, लेकिन मेरे पास $15 मिलियन हैं जो मैंने रियल एस्टेट बेचकर बनाए हैं। मार्टिन शॉक में, $15 मिलियन, वो भी 12 साल की उम्र में। दोजुन बोलता है, मुझे नहीं पता तुमने अपने $2000 कैसे खर्च किए, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि अपने $15 मिलियन कैसे यूज करने हैं। मैं मार्टिन कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ। मार्टिन बोलता है, जेम्स, क्या ये लड़का तुम्हारा बेटा है? सहयोन रिप्लाई करता है, नहीं, ये एक्चुअली मेरा बॉस है। मार्टिन और कंफ्यूज होता है। बॉस? मार्टिन लाउडली हंसता है। मार्टिन दोजुन से बोलता है, मेरे 2 सवाल हैं तुमसे। पहला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने बचपन में स्टैम्प्स बेचकर पैसा बनाया था? दोजुन अपना मन में, शायद अभी उसके चाइल्डहुड स्टोरीज पब्लिक को रिवील ही नहीं हुई हैं। दोजुन बोलता है, $15 मिलियन कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैंने एक्चुअली तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की। मार्टिन रिप्लाई करता है, फेयर इनफ। दूसरा सवाल, तुमने कहा तुम लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ऑफर डिक्लाइन कर रहा हूं। मेरे पास अभी भी मार्टिन कंप्यूटर्स के बोर्ड मीटिंग्स में मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स हैं, मतलब डिसीजंस मैं ही लेता हूं। दोजुन रिप्लाई करता है, मुझे लगता है मार्टिन कंप्यूटर्स अगले तक साल पब्लिक हो जाएगा। दोजुन अपना मन में, हाँ मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही हूं और तुम हैरान हो गए हो। दोजुन बोलता है, मैं अपने पैसों से एग्रेसिवली स्टॉक मार्केट में तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा। मुझे लगता है $15 मिलियन काफ़ी होंगे मुझे इंस्टेंटली मेजर शेयर होल्डर बनाने के लिए। और एक और बात, मैं इस साल के एंड तक $10 मिलियन और रेडी कर सकता हूँ। जब मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाऊंगा तो नेचुरली बोर्ड मीटिंग्स में मैं एक की फिगर हूँगा और कंपनी के ऑपरेशंस में मेरी आवाज़ मैटर करेगी। ये मेरा हक है बिगेस्ट इन्वेस्टर होने के नाते। लेकिन अगर तुम मेरी इन्वेस्टमेंट ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो मैं अपने सारे वोटिंग राइट्स तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा जब तक मैं अपने शेयर नहीं बेचता। मार्टिन हैरान होकर, क्या? दोजुन बोलता है, और मैं तुम्हें पहला चांस दूंगा उन शेयर्स को खरीदने का जो मैं फ्यूचर में बेचने का डिसाइड करूंगा। ऑफ कोर्स उस वक्त के एक्यूरेट मार्केट प्राइस पर। सहयोन चिल्लाकर बोलता है, दोजुन। सॉरी मार्टिन, एक सेकंड। दोजुन, तुम ऐसे प्रॉमिस कैसे कर सकते हो? नॉर्मली स्पेशल बायर्स शेयर्स को मार्केट प्राइस से ज्यादा वैल्यू पर खरीदते हैं और नेचुरली बिजनेस डिसीजन हमेशा ये होता है कि शेयर्स हाईएस्ट प्राइस पर बेचे जाएं। मार्टिन स्माइल करता है, आई गेस तुम मजाक नहीं कर रहे थे। जब तुमने कहा कि तुम इस बच्चे के लिए काम करते हो, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मार्टिन दोजुन से बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है बडी? दोजुन रिप्लाई करता है, हॉवर्ड। मेरा नाम होवर्ड जिन है। मार्टिन बोलता है, होवर्ड, ओके होवर्ड, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ डिटेल में बात करने के लिए रेडी हूं। Oh, yes. सहयोन बोलता है,
मैं नेगोशिएशन मीटिंग तक बहुत बिजी रहूंगा। मैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटेन कर सकता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मार्टिन पूरे $15 मिलियन स्वीकार करेगा। बाकी बचे पैसे का क्या करना है? दोजुन रिप्लाई करता है, क्यों ना आप अपने कॉलीग्स के साथ डिस्कस करके मुझे कुछ प्रॉमिसिंग कंपनीज बता दें। मैं उन्हें देखकर डिसाइड करूंगा, अंकल सेह्योन। सेह्योन बोलता है, दोजुन, तुमने मुझे बिल्कुल ही हैरान कर दिया है। जो तुम्हारी कॉन्वर्सेशन मार्टिन के साथ हुई, मैं उसे बस फैक्ट के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। मैं हमेशा जानता था कि तुम क्लेवर हो और मैं वही मानकर रह गया, लेकिन मेरा दिमाग रिफ्यूज कर रहा है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। दोजुन हल्का सा मुस्कुराता है। दोजुन बोलता है, आप कहना चाहते हो कि आपने नोटिस नहीं किया? मैं एक्चुअली 30 साल फ्यूचर से आया हूं। मैं टाइम ट्रैवल करके वापस आया हूं और मेरे दिमाग में एक 40 साल के बिजनेसमैन की विजडम और नॉलेज है। सेह्योन दोजुन की तरफ घूरता है। सेह्योन बोलता है, उगा, तुम छोटे, बंद करो ये सब, मैं साईफाई स्टोरीज का फैन नहीं हूं। दोजुन रिप्लाई करता है, मैंने सोचा ये एक क्लेवर जोक होगा। हा हा हा। सेह्योन बोलता है, पर ये जितना अनबिलीवेबल लगता है उतना ही परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे पास इतनी इंसाइट कैसे है। एक सक्सेसफुल 40 साल का बिजनेसमैन जिसके पास बिजनेस इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस हो, उसके पास वैसे ही नॉलेज होती जैसे तुम्हारे पास है। दोजुन फिर से मुस्कुराता है। एपिसोड की शुरुआत होती है सुनयांग कॉर्पोरेशन के ऑफिस से। हाक्जेली बोलता है, न्यूयॉर्क ब्रांच से सोर्स कहता है कि उन्होंने बस साइट सीइंग और थोड़ी शॉपिंग की। मिस्टर जिन पूछता है, क्या सेह्योन भी साथ गया था? फिर ये सिर्फ टूरिस्ट ट्रिप नहीं हो सकता, वो लोग वहाँ बिजनेस करने गए थे। हाक्जेली जवाब देता है, मैं और इन्वेस्टिगेट करता हूँ सर। हाक्जेली हेसिटेंट टोन में, मिस्टर जिन रिप्लाई करते हैं, क्या है, सीधा बोलो। हाक्जेली बोलता है, युनगी एक फिल्म स्टूडियो एस्टैब्लिश कर रहा है। मिस्टर जिन हैरान होकर, क्या? हाक्जेली, वो बस फाइनल टच दे रहा है। सुनने में आया है अगले साल एक साथ 2 फिल्में शुरू करने वाला है। मिस्टर जिन गुस्से में, मुझे मत कहना वो ये सब दोजुन के पैसों से कर रहा है। हाक्जेली, लेकिन वही है, दोजुन ने उसे अपेरेंटली $3 मिलियन दिए। मिस्टर जिन, $3 मिलियन? हाँ, लेकिन फिर भी हो सकता है ये उसके लिए एक वैल्यूएबल लेसन बन जाए। उसे सीखना होगा कि एम्पैथी से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना कितना रिस्की है। हाक्जेली, आप दोजुन की बात कर रहे हैं? मिस्टर जिन, हाँ, ये एक्सपीरियंस उसे सिखा देगा कि पैसा उन चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए जिनका कोई फ्यूचर नहीं, इवन अगर वो अपने बाप की मदद के लिए ही क्यों ना हो। मैं इसे 4 बिलियन वॉन की एक लाइफ लेसन के तौर पर देखूंगा। उसे रूथलेस बनना सीखना होगा बिजनेस में। हाक्जेली, पर एक चांस है कि युनगी की मूवीज सक्सेसफुल हो जाए। मिस्टर जिन, युनगी के पास एंटरप्रेन्योर बनने का 0 एक्सपीरियंस है। तुम्हें लगता है उसके पास वो एबिलिटी है? अगर मूवी बनाना इतना इजी होता तो इतने फिल्म स्टूडियोज हर साल बैंकरप्ट क्यों होते? हाक्जेली, पर अगर उसकी मूवी हिट हो गई तो सब ऑड्स के अगेंस्ट। हाक्जेली अपने मन में सोचता है, मैं श्योर हूं अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर जिन बस दोजुन की तारीफ करेंगे कि उसने कितने शार्प बिजनेस इंस्टिंक्ट्स दिखाए सही इन्वेस्टमेंट करके। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के घर पे। सेह्योन बोलता है, हमने मार्टिन कंप्यूटर्स में $9 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज कर दिया है और बची हुई रकम इन्वेस्ट करने के लिए कुछ प्रॉमिसिंग कंपनियों की लिस्ट भी बनाई है। दोजुन लिस्ट देखते हुए रुक जाता है और एक नाम पे नजर टिक जाती है। दोजुन, माइक्रोसॉफ्ट? सेह्योन पूछता है, क्या तुमने इसका नाम सुना है? सच कहूं तो मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अफवाह है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की है। दोजुन के दिमाग में एक ख्याल आता है, माइक्रोसॉफ्ट बाय बिल गेट्स, रिस्की? और यू सीरियस? दोजुन पूछता है, रिस्की क्यों है? सेह्योन समझाता है, उन्होंने 2 कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिलीज किए थे, लेकिन मार्केट में दोनों फेल हो गए। अब अगले साल 3rd वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। अगर वो भी फ्लॉप हो गया तो कंपनी का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। और एक और बात, अफवाह है कि IBM अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में लगा है ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना टाई तोड़ दे। दोजुन अपने मन में, शायद वो विंडोज 3 या 3.1 रिलीज करने वाले हैं।
मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा वर्जन था, लेकिन 1-2 साल का फर्क ज्यादा मैटर नहीं करता। दोजून, आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? सेह्योन हल्का सा सोच के, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट पसंद आया। दोजून अपने मन में, इम्प्रेसिव, वो एक ऐसी इंडस्ट्री से डरते नहीं जिसके बारे में उसे ज्यादा नॉलेज नहीं है। दोजून कहता है, फिर ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करेंगे। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत साथ देगी और हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा प्रॉफिट लाए। सेह्योन, एज यू विश। फिर दोजून कैजुअली कहता है, वैसे मैं तुमसे बुदांग वाली अपनी बची हुई जमीन बेचने के लिए कहने वाला था। सेह्योन हैरान हो जाता है, हाँ, ये क्यों? उससे पीक पे बेचना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। दोजून, मैं न्यूयॉर्क वाली कंपनी को नहीं छोड़ सकता। अगर मैं सारे 15 मिलियन सिर्फ 2 कंपनियों में लगा दूंगा तो मिरेकल इन्वेस्टमेंट्स को चलाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फंड चाहिए। सेह्योन, तुम सही कह रहे हो। दोजून, जमीन बेचने के बाद पैसों का आधा हिस्सा इन्वेस्ट कर देना और बाकी आधा रिजर्व में रखना। सेह्योन, एज योर विश दोजून। मैं अभी चलता हूं और आज जो डिस्कस किया उस पर काम शुरू करता हूं। दोजून, ओके। फिर दोजून अपने मन में सोचता है, मैंने अब तक अपनी पिछली जिंदगी की नॉलेज का पूरा फायदा उठाया है, लेकिन असल में मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा गहरी समझ नहीं है। मैंने कभी वॉल स्ट्रीट या किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं किया था। मैं तो एक एवरेज एम्प्लॉई ही था। मुझे जो भी याद है वो कुछ न्यूज़ आर्टिकल से ही है जो मैंने फ्यूचर इवेंट्स के बारे में पढ़े थे। मैं नहीं जानता कि इन ऑब्वियस ऑप्शंस के अलावा कौन से इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे, लेकिन एक इंडस्ट्री है जहां मैं अगले 30 साल तक बिना नुकसान के इन्वेस्ट कर सकता हूं। मूवी इंडस्ट्री। मुझे ऑलरेडी हॉलीवुड की फ्यूचर हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ के नाम पता है, ज़्यादा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ देम। मेरा फिल्म स्टूडियो कभी रॉन्ग मूवीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये एक चीज़ ही मुझे हॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के लिए काफ़ी है। 2 days later. सेह्योन बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब क्यों देखना था, लेकिन ये लो, मैंने सब तैयार कर रखा है, देख लो। क्या तुम्हें ये अपने फादर को दिखाना था? फॉरेन फिल्म्स को उनके स्टूडियो के थ्रू दिखाना भी एक आइडिया हो सकता है। दोजून कैजुअली रिप्लाई करता है, हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन जैसे ही दोजून लिस्ट देखता है उसकी आंखें शॉक में खुल जाती हैं। दोजून अपने मन में सोचता है, डैम इट, ये वाली तो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। कितना बड़ा फायदा हो सकता है अगर मेरे फादर के स्टूडियो को इस मूवी की कोरिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल जाते, तो वो थिएटर्स के साथ नेगोशिएट करते वक्त अपनी खुद की मूवी भी पुश कर सकते थे। दोजून तुरंत पूछता है, अंकल सेह्योन, ये मूवी अभी भी प्रोडक्शन में है? सेह्योन कंफ्यूज होकर, कौन सी? इसकी प्रोडक्शन तो एक्चुअली सस्पेंड हो चुकी है। ये एक छोटी सी फैमिली मूवी है, रुकी डायरेक्टर और रुकी मेन कास्ट के साथ। वेट, लीड कास्ट तो सिर्फ एक बच्चा है, तुम्हारी तरह दोजून। मुझे लगता है हमें इसे रूल आउट कर देना चाहिए। दोजून तुरंत पूछता है, क्यों? सेह्योन समझाता है, वार्नर ब्रदर्स ने ओरिजिनली डिसाइड किया था कि इस मूवी को $14 मिलियन के बजट से बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन बजट उस लिमिट से बहुत ज्यादा क्रॉस कर गया। इस वजह से उन्होंने राइट्स बेच दिए वुल्फ पिक्चर्स को, और वुल्फ पिक्चर्स ने अभी के लिए इसका प्रोडक्शन सस्पेंड कर दिया है। मैं मूवी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। जब एक मूवी प्रोडक्शन के दौरान ही स्ट्रगल कर रही हो तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम होते हैं। दोजून बिना सोचे, अंकल, मैं चाहता हूं कि हम इस मूवी के प्रोडक्शन में जल्दी से जल्दी और जितना ज्यादा हो सके उतना इन्वेस्ट करें। सेह्योन गुस्से में जवाब देता है, दोजून, स्टॉक एंड मूवी में इन्वेस्टमेंट्स दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर तुम स्टॉक में इन्वेस्ट करके फेल होते हो तो तुम कुछ हिस्सा ही खो देते हो, लेकिन अगर एक मूवी फ्लॉप हो गई तो तुम पूरा पैसा गंवा दोगे जो तुमने इन्वेस्ट किया है। मूवी इन्वेस्टमेंट्स को तुम स्टॉक की तरह रीसेल नहीं कर सकते। मैं इस बार तुमसे पूरी तरह डिसएग्री करता हूं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक रिस्की जुआ है। दोजून कहता है, प्लीज अंकल, इस बार मेरी बात मान लो। मैं वादा करता हूं ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको इंसिस्ट करूंगा किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या आप रिकंसिडर करेंगे? सेह्योन बहुत गुस्से में, दोजून अपने मन में सोचता है, चीज, ये नेचुरल है कि सेह्योन ऐसे रिएक्ट करे, लेकिन मुझे उसे मनाना ही होगा क्योंकि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मिरेकल इन्वेस्टमेंट्स के लिए हॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए एज एन इन्फ्लुएंशियल
फिल्म इन्वेस्टर। और मॉनेटरी प्रॉफिट तो अलग ही बात है। दोजून फिर कामली कहता है, अंकल, ये मेरा पैसा है। मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया है कि मैं इन्हीं पैसों के साथ वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। सेह्योन शॉक्ड में, क्या? दोजून बोलता है, मान लो ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है और मिरेकल इन्वेस्टमेंट्स को चलाने के लिए मेरे पास फंड्स ही नहीं बचते। सो वॉट? मेरा ग्रैंडफादर साउथ कोरिया का सबसे अमीर इंसान है। मैं फेल होना अफोर्ड कर सकता हूं। सेह्योन गुस्से से सांस लेता है, फिर अपना गुस्सा रिलीज करके कहता है, एज यू विश, आखिर ये पैसा तुम्हारा ही है। दोजून फिर बोलता है, अंकल, एक और बात, क्या आप इस मूवी के कोरिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी ले सकते हो? सेह्योन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइम पे हम ही शायद अकेले इन्वेस्टर्स होंगे इस प्रोजेक्ट के। कुछ और? दोजून, नोप, बस इतना ही। सेह्योन अपना बैग उठाता है, मैं जल्दी से इस पर काम करता हूं और तुम्हें अपडेट देता हूं। तभी दोजून की मॉम आती है। अरे, आप जा रहे हो? मुझे लगा आप डिनर के लिए रुकेंगे। सेह्योन, मुझे माफ कीजिए, लेकिन नहीं, अभी मैं कुछ खाने के मूड में नहीं हूं। दोजून अपने मन में, लगता है अंकल अभी बहुत गुस्से में है, लेकिन मुझे पता है ये गुस्सा जल्दी ही खुशी में बदल जाएगा, जैसे ही वो इस मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखेंगे साल के एंड में। और फिर दोजून स्माइल करता है जब उसकी नजर मूवी के टाइटल पे पड़ती है, The Home Alone। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और हाँ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड बाय।